चेन जियांग ने कई बातें कहीं जिनमें गु डोंगचेन, वु काइमिंग, यू शियाओदाओ, शियाओ चौ शामिल थे। इन सभी परिचितों और दोस्तों ने म्यू कियांजियांग को बताया, उसे कहा कि वह गलती से भी अपने परिवार के सदस्यों को नुकसान न पहुंचाए। चेन जियांग के साथ इतने लंबे समय तक बातचीत करने के बाद म्यू कियांजियांग को एहसास हुआ कि चेन जियांग को भोजन संग्रहित करने की आदत थी, क्योंकि हर बार जब वह भोजन के लिए पुकारती तो चेन जियांग और अधिक मांग लेता। म्यू कियांजियांग ने पहले भी चेन जियांग से पूछा था और चेन जियांग ने कहा कि वह भविष्य में खाने के लिए ये सब अपने लिए संग्रहित करेगा। वास्तव में ये सब लॉन्ग जुएई के खाने के लिए था और जब से उसे म्यू कियांजियांग ने खोजा था वह खुले तौर पर और अधिक मांग सकता था ताकि लॉन्ग जुएई जितना चाहे उतना खा सके। ठीक है, अब केवल 10 लाख से थोड़ा अधिक आध्यात्मिक क्रिस्टल बचा है। हमने मूल रूप से यहाँ के सभी प्रसिद्ध व्यंजन 10 या उससे अधिक बार खाए हैं। लगता है कि शराबखाने के दुकानदारों ने हमें देखकर भाग्य के देवता को देख लिया है। चेन जियांग के पास आखिरकार टेलीपोर्टेशन फीस का थोड़ा सा हिस्सा बचा था। अगर वह अपना सारा पैसा इस जगह पर खर्च नहीं करता तो उसे लगता था कि वह मू कियांजियांग को थोड़ा निराश कर देगा। आखिरकार मू कियान अभी अभी उस निषिद्ध क्षेत्र से बाहर आई थी। फिर हम मानव राजा अमर देश में जाएंगे, क्योंकि आपने इतना सारा खाना जमा कर रखा है, इसलिए हम भूख से नहीं मरेंगे। जब हमने इतने सारे व्यंजन पुकारे तो उन्होंने भी हमें बहुत तरजीह दी। म्यू कियांजियांग हंसा, उसे खाने की चिंता नहीं थी। चेन जियांग ने पहले से ही कुछ बेवकूफ़ों की तलाश करने की योजना बना ली थी ताकि जब वह मानव राजा अमर देश में पहुंचे तो उससे पैसे कमाए जा सकें। गु डोंगचेन और वु कैमिंग मानव राजा अमर देश में होंगे। मूल रूप से चेन जियांग पहले से ही मानव राजा अमर देश में जाने के लिए दृढ़ था, लेकिन कौन जानता था कि दिव्य तलवार अमर महल अमर तलवार के लिए एक नीलामी की मेजबानी करेगा। यदि वह एक अच्छी अमर तलवार प्राप्त करना चाहता था तो वह निश्चित रूप से अभी दिव्य तलवार अमर महल में जा सकेगा। दिव्य तलवार अमर महल दिव्य कृपाण अमर महल के समान ही था। वे दोनों ही लोहार के काम के लिए प्रसिद्ध थे, लेकिन दिव्य कृपाण अमर महल में हथियार मुख्य रूप से कृपाणों पर केंद्रित थे। दिव्य तलवार अमर महल सिर्फ एक दिव्य तलवार थी, जबकि किंवदंतियों में कहा गया है कि दिव्य तलवार अमर महल और भी अधिक शक्तिशाली था, क्योंकि दिव्य कृपाण अमर महल के महल में खजाने, हरे ड्रैगन दानव मारे गए ब्रॉडस्वॉर्ड पहले ही खो गए थे और दिव्य तलवार अमर महल में दिव्य तलवार अभी भी थी। ये भी कहा जाता है कि दिव्य तलवार अमर महल से निकली शीर्ष श्रेणी की अमर तलवारें कुछ समय तक दिव्य तलवार के साथ सह अस्तित्व में रहीं। वे दिव्य तलवार की आभा को थोड़ा बहुत धारण करने में सक्षम थी, इसलिए दिव्य तलवार अमर महल की अमर तलवारें भी बहुत महंगी थीं। जियो जियांग, तुम्हारी तलवारबाजी कैसी है? चेन जियांग ने पूछा। मेरी विशेषता तलवारों का उपयोग करना है। जिस रहस्यमय स्वर्ग की गोली के साथ मैंने काम किया है उसमें कई उत्कृष्ट तलवार तकनीकें हैं। मैं अभी तक इतना मजबूत नहीं हूँ, इसलिए मुझे उन तलवार तकनीकों की ताकत को उजागर करने में सक्षम होना चाहिए। हालांकि अगर मैं एक अच्छी अमर तलवार का उपयोग करूँ, म्यू कियांजियांग ने कहा। चेन जियांग के पास कुछ अमर तलवारें थीं जो उसने बाजार से खरीदी थीं, लेकिन उन अमर तलवारों का इस्तेमाल प्रसिद्ध लोगों द्वारा किया जा चुका था, इसलिए म्यू कियांजियांग पर उनका इस्तेमाल करने से उसे केवल परेशानी ही होगी। इसलिए उसने उन अमर तलवारों को म्यू कियांजियांग को बेचने और उसके लिए एक साफ और बेहतर तलवार खरीदने की योजना बनाई। तो चलो दिव्य तलवार अमर महल चलते हैं। शायद मैं इवेंट के दौरान किसी ऐसे व्यक्ति से मिलूं जिसे मैं जानता हूं, लियू मेंगर ने कहा। लियू मेंगर के माता पिता दोनों ही मास्टर रिफाइनर थे, इसलिए वे संभवतः वापस जाकर लियू मेंगर से मिल सकते थे। फिर वे लियू मेंगर से उन गंदी अमर तलवारों से छुटकारा पाने में मदद ले सकते थे। मुझे उम्मीद है कि सिस्टर जियानिक्सियन भी जा सकती हैं। म्यू कियांजियांग वास्तव में उस परी जैसी पत्नी को व्यक्तिगत रूप से देखना चाहता था जिसका उल्लेख चेन जियांग ने किया था। मुझे भी यही उम्मीद है, चेन जियांग ने कहा। टेलीपोर्टिंग शुल्क बचाने के लिए उसने म्यू कियांजियांग को रिंग के अंदर रखा। अगर वह वास्तव में बहुत गरीब था तो वह केवल एक बग में बदल सकता था, किसी के दिव्य तलवार अमर महल में जाने का इंतजार कर सकता था और फिर ट्रांसमिशन सरणी में घुस सकता था। हालांकि ये थोड़ा खतरनाक था, क्योंकि अगर ट्रांसमिशन सरणी बहुत शक्तिशाली थी तो यह उसे उसके गंतव्य तक टेलीपोर्ट करने में सक्षम नहीं हो सकता था। दिव्य तलवार अमर महल में पहुंचने के बाद म्यू कियांजियांग ने चौंक कर विशाल दीवारों को देखा, क्योंकि वे विशाल दीवारें विशाल तलवारों की तरह वहां फंसी हुई लग रही थीं। अमर महल की पूरी विशाल दीवारें विशाल तलवारों से घिरी हुई लग रही थीं, और दिव्य तलवार अमर महल के बीच में एक विशाल तलवार भी थी जो एक हल्की सफ़ेद रोशनी उत्सर्जित कर रही थी। जब चेन जियांग और म्यू कियांजियांग बीच में आए तो वे बीच में खड़ी विशाल तलवार को देखकर चौंक गए। हालांकि वे विशाल तलवार से बहुत दूर थे, लेकिन तलवार की तीखी नोक से वे डर गए। अगर कोई पहली बार इस जगह पर आया था तो चाहे वह कोई भी हो, उन्हें ऐसा लगेगा जैसे उनकी आत्मा को छेद दिया गया हो। दिव्य तलवार अमर महल ने वास्तव में अपनी खुद की दिव्य तलवार जारी की और इसे इतना उच्च प्रोफाइल भी दिया। ऐसा लगता है कि वे लूटे जाने से डरते नहीं हैं।
क्या ऐसा हो सकता है कि उनके दिव्य तलवार अमर महल की देखरेख करने वाला कोई बहुत शक्तिशाली व्यक्ति हो? आश्चर्य से कहा। भले ही वह और सुम्याओ रिंग के अंदर थे, फिर भी वे दिव्य तलवार की अजीब तीक्ष्णता को महसूस कर सकते थे। तो ये दिव्य तलवार है। ये वास्तव में सरल नहीं है। ये बहुत अच्छा होगा यदि यह मेरी होती। म्यू कियांजियांग ने हंसते हुए चेन जियांग को एक ध्वनि संदेश भेजा। बूढ़े भाई, आपकी हरी ड्रैगन दानव वध तलवार इस दिव्य तलवार से कहीं अधिक शक्तिशाली है। ये कहना मुश्किल है। चलो लूट का माल बराबर बराबर बांट लेते हैं। चेन जियांग ने कहा, अब मेरे पास वह दिव्य भट्टी है। भविष्य में मैं कलाकृतियों को परिष्कृत करना और आपके लिए एक शक्तिशाली दिव्य तलवार को परिष्कृत करना सीखूंगा। ठीक है, तो मैं आपको अग्रिम धन्यवाद दूंगी। म्यू कियांजियांग ने मधुर मुस्कान दी। ये केवल इसलिए था क्योंकि इस समय के दौरान दिव्य तलवार अमर महल एक भव्य बैठक आयोजित कर रहा था, जिससे वे महल की दिव्य तलवार को बाहर लाने में सक्षम थे। इसलिए यहाँ बहुत से लोग थे जो प्रभावित थे, विशेष रूप से तलवार का इस्तेमाल करने वाले लोग। उन्हें लगा कि अगर उन्होंने दिव्य तलवार को नहीं देखा तो उन्हें अपने हाथों में तलवार के लिए खेद होगा। हालांकि चेन जियांग के पास काफी दिव्य हथियार थे, वह भी ऐसा ही एक हथियार रखना चाहता था, लेकिन उसने केवल इसके बारे में सोचा। ये वैसा ही था जैसा बाई यूयू ने कहा था। अगर दिव्य तलवार अमर महल ने खुद को प्रकट करने की हिम्मत की तो उन्हें दूसरों द्वारा इसे चुराए जाने का डर नहीं होगा। यहाँ पहुंचने के बाद चेन जियांग को एक और परेशानी का सामना करना पड़ा, वही कि वह नीलामी स्थल में प्रवेश करने के लिए जेड टैबलेट प्राप्त करने में असमर्थ था। प्रदर्शनी के लिए नीलामी अभी शुरू होनी थी, लेकिन नीलामी में प्रवेश करने के लिए जेड टैबलेट की कीमत पहले ही बहुत बढ़ गई थी। इसलिए जिन्हें आमंत्रित किया गया था उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन जो लोग प्रवेश करना चाहते थे वे अलग थे। अगर उनके पास निमंत्रण है तो उन्हें मेरे उन परिचितों को आमंत्रित करना चाहिए था। मुझे आश्चर्य है कि क्या बिग सीनियर और अन्य लोग आए हैं। चेन जियांग ने मू कियांजियांग को लाया और सड़कों पर घूमता रहा। उसके पास अब केवल कुछ आध्यात्मिक क्रिस्टल थे, इसलिए उसने उन्हें लापरवाही से इस्तेमाल करने की हिम्मत नहीं की। भाई, क्यों ना हम उस फीनिक्स फल को बेच दें? म्यू कियांजियांग ने सुझाव दिया। उसे फीनिक्स फल का मूल्य नहीं पता था, न ही उसे इसके बारे में कोई जानकारी थी। मैं इसे बेच नहीं सकता। भविष्य में आपको पवित्र स्तर की दवा सामग्री का मूल्य पता चलेगा, विशेष रूप से इस युग में जहां अभी बहुत बड़ी लहरें हैं। वे फल अमूल्य खजाने हैं। बहुत से लोग जिन्होंने अतीत में पवित्र स्तर की दवा बेची थी उन्हें बेचने का पछतावा होगा। वे पवित्र तलवार के बराबर मूल्यवान हैं, इसलिए मैं आपको एक पवित्र तलवार दिलाने का एक तरीका सोचूंगा। चेन जियांग ने अपना सिर हिलाया। इस पर इतना ध्यान मत दो। उच्च श्रेणी की अमर तलवार मेरे उपयोग के लिए पर्याप्त है। म्यू कियांजियांग ने चेन जियांग की बांह पकड़ते हुए कहा। वह पहले से ही समझ सकती थी कि चेन जियांग उसके लिए सबसे अच्छी अमर तलवार लाने के लिए दृढ़ संकल्प था। चेन जियांग ने लॉन्ग जुएई से कहा कि वह अधिक जानकारी इकट्ठा करे, क्योंकि वह बहुत सारी आत्मिक यादें साझा करने में सक्षम थी जो उसकी तुलना में बहुत अधिक कुशल थी। उसके पास बहुत सी कीमती चीजें थीं, लेकिन वह उन सभी को बेच नहीं सकता था। उदाहरण के लिए, वह खुद उन कीमती औषधीय जड़ी बूटियों को बेचना नहीं चाहता था, और बड़ी लड़ाई में उसने जो अमर तलवार उठाई थी उसे बेचना भी उसके लिए सुविधाजनक नहीं था। इसके लिए कई भूमिगत चैनलों की आवश्यकता थी। क्या तुम्हें कोई खबर मिली है, और क्या मानव राजा अमर देश से लोग आए हैं? वह और म्यू कियांजियांग पहले ही 4 घंटे से अधिक समय तक दिव्य तलवार अमर महल के केंद्रीय क्षेत्र के बाहरी इलाके में घूम चुके थे। चिंता मत करो, मैं किसी को ढूंढ रही हूँ। अंदर कई मशहूर लोग हैं, इसलिए मैंने फिलहाल कोई भी परिचित चेहरा नहीं देखा है जिसे तुम जानते हो। लॉन्ग जुएई ने कहा। भूख लगी है। चेन जियांग म्यू कियांजियांग को एक होटल में ले गया और पूछा। म्यू कियांजियांग ने अपना सिर हिलाया। वह जानती थी कि चेन जियांग को आध्यात्मिक क्रिस्टल की तत्काल आवश्यकता थी, और चूंकि वह वैसे भी भूख से मरने वाली नहीं थी, इसलिए उसे फिलहाल कुछ न खाने में कोई आपत्ति नहीं थी। मैंने उसे ढूंढ लिया। मैंने उस छोटे गंजे को देखा। ये लड़का काफी पहचानने लायक है। लॉन्ग जुएई अचानक हंस पड़ी। वो कैमिंग अपनी युवावस्था में वापस लौट आया था और बहुत पहले ही अपनी जवानी में बदल चुका था। हालांकि उसने अभी भी अपना गंजा सिर बरकरार रखा था और निश्चित रूप से भीड़ में अलग दिखाई देता था। ये निश्चित रूप से वही है। चेन जियांग पहले ही मू कियांजियांग को केंद्र क्षेत्र के प्रवेश द्वार पर ले आया था। ये स्थान कुछ अमर महलों के समान था। अगर वे अमीर लोगों से भरे केंद्र क्षेत्र में प्रवेश करना चाहते थे तो उन्हें पास खरीदने की आवश्यकता होगी। पास बहुत महंगा है भाई, तुम इसे खरीद सकते हो? म्यू कियांजियांग ने धीरे से पूछा, क्योंकि चेन जियांग ने उसे पहले ही बता दिया था कि आध्यात्मिक क्रिस्टल बहुत छोटा है और यह पास खरीदने के लिए पर्याप्त नहीं है। पहले तुम मेरे स्टोरेज जादुई खजाने में प्रवेश करो, फिर मैं चुपके से अंदर आ जाऊंगा। चेन जियांग ने उससे फुसफुसाते हुए कहा। अच्छा विचार है भाई, तुम बहुत बुरे हो। म्यू कियांजियांग हंसा। चेन जियांग उसे एक ऐसी जगह ले गया जहां कोई नहीं था और उसे अपनी अंगूठी के अंदर डाल दिया। फिर
वह एक छोटे से उड़ने वाले कीड़े में बदल गया और अपना रास्ता बनाते हुए अंदर गया, एक ऐसी जगह ढूंढी जहां कोई लोग नहीं थे और म्यू कियानजियांग को बाहर निकाल दिया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, है न? क्या हमें खोज लिया जाएगा? म्यू कियानजियांग थोड़ा चिंतित थी, क्योंकि यह पहली बार था जब उसने ऐसा बुरा काम किया था जो नियमों को तोड़ता था। चेन जियांग ने बहुत सहजता से कहा, डरो मत, जो लोग यहाँ प्रवेश कर सकते हैं वे सभी बुरे आदमी हैं। इसके अलावा आप बहुत सुंदर हैं और आप एक अमर सम्राट भी हैं। चलो, मैं तुम्हें एक परिचित को खोजने के लिए ले जाऊंगा और उसके साथ हमारे लिए भोजन करवाऊंगा। चेन जियांग ने म्यू कियानजियांग को अपने साथ खींच लिया और लॉन्ग जुएई के मार्गदर्शन के अनुसार वे जल्दी से शानदार केंद्रीय क्षेत्र से गुजर गए। म्यू कियानजियांग ने पहले कभी इस तरह के समृद्ध जिले में प्रवेश नहीं किया था, इसलिए जब वह इस जगह में दाखिल हुई तो उसने सभी समृद्ध रूप से सजी हुई इमारतों को देखा और उसका दिल आश्चर्य से भर गया। इसने उसकी आंखें एक पूरी नई दुनिया के लिए खोल दी और उसे दृढ़ विश्वास था कि यहाँ के होटलों में बहुत सारे कीमती जानवरों का मांस है। अब उस छोटे गंजे की ताकत क्या है? क्या वह अमर सम्राट बन गया है? वुकैमिंग और गु डोंगचेन पहले से ही स्वर्ग क्षेत्र में लंबे समय से थे। उनकी प्रतिभा के साथ अमर सम्राट तक पहुंचना कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। मुझे समझ में आ गया, हालांकि वह गंजा है, उसके कपड़े शानदार हैं और बहुत अच्छे होने चाहिए। मानव राजा अमर देश का राजा उसका मार्शल परिवार है, मानव राजा अमर देश में उसका बहुत उच्च दर्जा होना चाहिए। लॉन्ग जुएई ने कहा, यह बहुत बढ़िया है, मैं उसका जूनियर मार्शल अंकल हूँ। ऐसा लगता है कि वह पहले मेरे प्रति पुत्रवत नहीं रहा। चेन जियांग और भी तेजी से चलने लगा, जिससे उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसने आध्यात्मिक क्रिस्टल का एक विशाल पर्वत खोज लिया हो। वुकैमिंग एक हलचल भरे इलाके में रहता था और वह बहुत युवा दिखता था, लगभग 20 साल का। जब चेन जियांग ने उसे पहली बार देखा तो वह अभी भी एक बूढ़ा गंजा आदमी था। वह होटल में जा रहा है। चेन जियांग ने अपनी गति बढ़ा दी और कुछ ही क्षणों में वह वुकैमिंग के पीछे पहुंच गया और उसके गंजे सिर को थपथपाया। पाक की आवाज़ सुनकर म्यू कियानजियांग तुरंत डर गई। यह एक बहुत ही गंभीर उकसावे की बात थी। उसने सोचा कि चेन जियांग ऊब गया है और उसने इस तरह खेलने का फैसला किया। उसने पहले से ही भागने की तैयारी कर ली थी। दूसरे राहगीरों ने भी देखा, लेकिन उन्होंने सोचा कि इन दोनों को एक दूसरे से परिचित होना चाहिए, अन्यथा ऐसा करना मौत को दावत देना होगा। वुकैमिंग गुस्से में था, किसी ने कभी भी सड़क पर उसके गंजे सिर पर इस तरह से थप्पड़ नहीं मारा था। जैसे ही वह गुस्से से फटने वाला था, चेन जियांग ने उसे एक ध्वनि संदेश भेजा, यह मैं हूँ, छोटा गंजा। ये जानते हुए कि यह व्यक्ति पहले एक भयानक जूनियर मास्टर था, वुकैमिंग के दिल में गुस्सा भी कम हो गया। वह निश्चित रूप से उन चीज़ों के बारे में जानता था जो चेन जियांग ने उस दिन असंख्य दान अमर देश में हलचल मचा दी थी। ये देखकर कि वुकैमिंग ने कोई कार्रवाई नहीं की, म्यू कियानजियांग को अचानक याद आया कि चेन जियांग ने उसे वुकैमिंग के बारे में बताया था, जो गंजा कनिष्ठ भतीजा था। वुकैमिंग के शानदार कपड़े देखकर म्यू कियानजियांग को तुरंत समझ में आ गया कि चेन जियांग क्या करने की कोशिश कर रहा था। युवा वरिष्ठ चाचा, आप यहाँ क्यों हैं? क्या आपको मेरी कोई ज़रूरत है? वुकैमिंग को उस समय बुरा लगा जब उसने चेन जियांग को देखा। जब तुम मुझे देखते हो तो मुझे अंदर क्यों नहीं बुलाते? चेन जियांग ने आलीशान होटल की ओर देखा। मेरे पीछे आओ। वुकैमिंग जल्दी से चेन जियांग को होटल में ले आया और तीसरी मंजिल पर एक स्वीट में चला गया। चेन जियांग और म्यू कियानजियांग जेड गोल मेज के किनारे बैठे थे और व्यंजन परोसे जाने का इंतजार कर रहे थे। हालांकि चेन जियांग ने पीछे नहीं हटते हुए म्यू कियानजियांग के लिए बहुत सारे महंगे व्यंजन मंगवाए, खास तौर पर वे जो सिर्फ कुछ सविंग के थे। जूनियर मार्शल अंकल, आपने इतने सालों से कुछ नहीं खाया है? वुकैमिंग एक तरफ बैठे हुए दर्द भरे भाव से पूछा। छोटे गंजे, तुम अभी बहुत अच्छा कर रहे हो, तुम इस तरह की चीज़ खरीदने में सक्षम नहीं हो सकते, है न? तुम उस कंजूस, अजीब बीमारी से संक्रमित नहीं हो सकते, है न? चेन जियांग ने विनम्रता के साथ कहा। वुकैमिंग ने अपना सिर हिलाया और आह भरते हुए कहा, जूनियर मार्शल अंकल, आप भी गरीब नहीं हैं। क्या आपने कीमिया प्रतियोगिता में बहुत कुछ नहीं कमाया? मैंने पहले ही उन सभी का उपयोग कर लिया है। ठीक है, मैं अब बहुत गरीब हूँ, लेकिन चिंता मत करो, मैं सिर्फ तुम्हारा एक खाना चाहता हूँ, लेकिन तुम्हें खाने के लिए अगला खोजने में मेरी मदद करनी होगी। एक लड़का भी यहाँ है न? जैसे ही चेन जियांग ने यह कहा, वह भयावह रूप से हंसने लगा। वरिष्ठ भाई भी यहीं हैं, लेकिन वे मास्टर के साथ हैं, इसलिए मैं खेलने के लिए बाहर आया हूँ। वुकैमिंग भी मुस्कुराए और फिर उन्होंने चेन जियांग को अपना स्थान बताया। वुकैमिंग ने म्यू कियानजियांग को देखा, जिसने पहले ही अपना घूंघट उतार दिया था। चेन जियांग के बगल में एक खूबसूरत महिला को देखकर वुकैमिंग को आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि उसने सोचा कि यह एक बहुत ही सामान्य बात थी। यह महिला कौन है? वुकैमिंग ने पूछा। मेरी बहन, चेन जियांग ने कहा। क्या तुम्हारी बहन के बाल सफ़ेद नहीं हैं? उसने अपने बाल काले रंग से रंगे हैं और उसका चेहरा भी उसके जैसा नहीं दिखता। वुकैमिंग ने भौहें सिकोड़ी। वरिष्ठ वो, मेरा नाम म्यू कियानजियांग है।
मैं अभी अभी बड़े भाई शेन के साथ भाई बन गया हूँ। म्यू कियानजियांग तुरंत खड़ा हो गया और अपनी मुट्ठियां बांधकर वू कैमिंग को प्रणाम किया। मुझे वरिष्ठ मत कहो, वरिष्ठता के हिसाब से तुम मुझसे बड़े हो और मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। वू कैमिंग इस एहसान से अभिभूत था। ये ठीक है, मैं इस साल केवल 18 साल की हूँ। म्यू कियानजियांग ने मधुर मुस्कान दी। इतनी छोटी, मैं देख रहा हूँ कि तुम भी काफी मजबूत हो। वू कैमिंग को लगा कि म्यू कियानजियांग की ताकत सरल नहीं थी। वह एक अमर साम्राज्य है। चेन जियांग ने कहा, क्या अमर सम्राट केवल 18 वर्ष का है? वो कैमिंग चौंक गया। ये तो बस किस्मत है। म्यू कियानजियांग ने हंसते हुए कहा। व्यंजन पहले ही आ चुके थे और अब वो कैमिंग को आखिरकार पता चल गया था कि चेन जियांग इतना गरीब क्यों था। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसकी बहन खाने में बहुत अच्छी थी। उसे ये भी समझ में आ गया कि म्यू कियानजियांग इतनी कम उम्र में इतना मजबूत क्यों था। ऐसा इसलिए था क्योंकि खाना बहुत स्वादिष्ट था और जिन लोगों में इसे पचाने की क्षमता नहीं थी वे निश्चित रूप से इतने सारे व्यंजन नहीं खा पाएंगे। ये सब बहुत शुद्ध ऊर्जा थी। बेशक चेन जियांग ने भी बहुत खाया और लॉन्ग जुएई के खाने के लिए कुछ छिपा दिया, और चूंकि वह लॉन्ग जुएई द्वारा पाया गया था इसलिए उसे इसका एक बड़ा हिस्सा देना पड़ा। आतिथ्य के लिए धन्यवाद। म्यू कियानजियांग ने खाना खत्म करने के बाद वू कैमिंग को बहुत विनम्रता से धन्यवाद दिया। आपका स्वागत है। क्या ये पर्याप्त है? यदि आपके पास पर्याप्त नहीं है तो आप और ऑर्डर कर सकते हैं। वू कैमिंग ने हंसते हुए कहा। ये जानते हुए कि म्यू कियानजियांग को खेती करने के लिए इस पद्धति का उपयोग करना था, वह और अधिक उदार हो गया। मैं पहले से ही भरा हुआ हूँ, धन्यवाद। म्यू कियानजियांग हंसा। चेन जियांग कुर्सी की पीठ पर झुक गया और पूछा, छोटे गंजे, क्या जियानिक्सियन और अन्य लोग आए थे? मेंगर अपने माता पिता के साथ आई थी, जो रिफाइनिंग वर्ल्ड के ग्रैंड मास्टर हैं। दिव्य तलवार अमर महल ने उन्हें यहाँ आमंत्रित किया और उनका सबसे अच्छा इलाज किया। वो कैमिंग ने कहा। जब उसे पता चला कि जू जियानिक्सियन भी यहाँ है तो वह मन ही मन खुश हो गई। वह हमेशा से अपनी इस भाभी को देखना चाहती थी। चेन जियांग ने पूछा, अगर मैं कुछ अमर तलवारें छोड़ दूं तो क्या मैं बड़ी बहन मेंगर के माता पिता को ढूंढ सकता हूं? क्या उनका कोई संबंध है? बेशक, वे इस काम में बहुत अच्छे हैं। वो कैमिंग ने कहा। चेन जियांग के पास बहुत सारा काला माल था, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से जानता था कि यह कैसे हुआ। अगर उसे कोई बड़ी शक्ति नहीं मिली तो उसे आध्यात्मिक क्रिस्टल में बदलना मुश्किल होगा। क्या हुआ? तुम जाकर सीनियर भाई को ढूंढो, मेरे गुरु भी वहीं हैं। उन्हें इस मामले के बारे में बताओ। वे और मेंगर के माता पिता एक दूसरे से बहुत परिचित हैं। वो कैमिंग ने कहा। क्या जियो दाओ और बाकी लोग आए? चेन जियांग ने पूछा। वह भी अपने पुराने दोस्तों के इस समूह को देखना चाहता था। नहीं, उन्हें डुआन चोंग ले गया था। जहां तक बात है, हमें नहीं पता, इसलिए सब ठीक होना चाहिए। डुआन चोंग आपके ड्रैगन सबड्यूइंग स्कूल का एक बुजुर्ग है, आपको उसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो कैमिंग ने कहा। चेन जियांग ने सिर हिलाया। डुआन चोंग ने पहले भी कहा था कि वह डुआन सांचांग की तलाश करेगा, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि वह सभी छोटे भूतों को इतनी जल्दी ले जाएगा। मैं अब चलता हूँ, क्या तुम हमारे साथ आना चाहोगे? चेन जियांग ने पूछा। कोई ज़रूरत नहीं, मैं आज सुबह ही उनके पास से आया हूँ। मुझे अभी भी यहाँ कुछ काम करने हैं और वे पूर्वज के निर्देश हैं। वो कैमिंग ने अपना सिर हिलाया। वो कैमिंग ने जिस पूर्वज का उल्लेख किया था वह मानव राजा वू कैंगहोंग होना चाहिए। वह भी एक बहुत ही रहस्यमय रैंकर था और चेन जियांग की नज़र में वह सरल नहीं था। क्या आपके पूर्वज भी यहीं हैं? चेन जियांग ने पूछा। वह यहाँ नहीं है, उसे दूसरे काम करने हैं। वो कैमिंग ने जवाब दिया। पेट भर खाने के बाद चेन जियांग वो कैमिंग द्वारा बताए गए पते पर पहुंचा और एक बड़े सराय में पहुंचा जो एक जागीर का परीक्षण था। गु डोंगचेन मध्यम आकार के आवासों में से एक के अंदर था। 29, ये यही होना चाहिए। चेन जियांग म्यू कियानजियांग को एक विशाल घर के प्रवेश द्वार पर ले गया। भाई, मुझे इतना खाना मत दो, मुझे इसे खाने में भी शर्म आती है। म्यू कियानजियांग ने धीरे से कहा, क्योंकि वह जानती थी कि बहुत सारे लोग आ रहे हैं। हालांकि वह बहुत कुछ खा सकती थी, लेकिन वे सभी लोग थे जो चेन जियांग के साथ खिलवाड़ करने की हिम्मत करते थे, और बहुत सारे लोगों के सामने वह अभी भी अपनी छवि को बहुत गंभीरता से लेती थी। चेन जियांग हंसा, कुछ नहीं बोला और जोर से दरवाजा खटखटाया। जिस व्यक्ति ने दरवाजा खोला वह एक बहुत ही सुंदर युवती थी। ये देखकर कि यह एक अपरिचित दरवाजा था, उसने विनम्रता से पूछा, क्या मैं पूछ सकती हूँ कि आप किसे ढूंढ रहे हैं? क्या गु डोंगचेन यहीं रहता है? चेन जियांग ने पूछा। हाँ, आप कौन हैं? युवा लड़की ने पूछा और फिर म्यू कियानजियांग की ओर देखा जो घूंघट से ढकी हुई थी। मैं उसका दोस्त हूँ और वांग वेइक्वान भी उसके साथ यहीं रह रहा है ना? चेन जियांग ने फिर पूछा। लड़की ने सिर हिलाया। हालांकि उसका चेहरा संदेह से भरा था, लेकिन वह बहुत सतर्क थी और उसने चेन जियांग को तुरंत अंदर नहीं आने दिया। तुम्हारा नाम क्या है? क्या वे अंदर हैं? बस जाकर उन्हें बता दो कि कोई उन्हें ढूंढ रहा है। चेन जियांग ने कहा।
हर दिन बहुत से लोग उन्हें ढूंढते हैं, लेकिन तुम पहली हो जो उनका नाम नहीं बताती। क्या होगा अगर तुम उनकी दुश्मन हो, और इससे भी बढ़कर अगर वह कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे वे नहीं देखना चाहते, तो मैं उन्हें तुम्हारे पास भेज दूंगी। वे मुझे दोषी ठहराएंगे। छोटी लड़की ने कहा, मेरा नाम लियान यंग शियाओ है। चेन जियांग ने लोट्स आइलैंड के भगवान होने का नाटक करते हुए कहा। झूठा, मैंने अंकल लियान को पहले भी देखा है। वह ऐसा नहीं दिखता, वह तुमसे कहीं ज्यादा अच्छा दिखता है। लड़की और भी ज्यादा चौकन्नी हो गई। मैंने अपना रूप बदल लिया है, चेन जियांग ने भारी आवाज में कहा। वह अब अपना परिचय नहीं दे सकता था और वह उस लड़की की पहचान भी नहीं जानता था, इसलिए वह उसका नाम भी नहीं बता सकता था। लड़की ने भौहें सिकुड़ी। ठीक है, मैं जाकर उसे बता दूंगी। 1 मिनट रुको। यह उसका अपने सबसे बड़े भाई से पहली बार मिलने का मौका था, इसलिए वह इतना विनम्र था। अन्यथा वह बहुत पहले ही दीवार फांदकर भाग गया होता। कुछ देर बाद गु डोंगचेन वहां पहुंच गया। जब उसने चेन जियांग को देखा तो उसने पूछा, भाई लियान, ये सच में तुम हो? तुम आमतौर पर अच्छे नहीं दिखते। क्या ऐसा हो सकता है कि तुमने किसी ताकतवर व्यक्ति को नाराज कर दिया हो और तुम्हें हर जगह परेशानी न फैलाने की सलाह दी हो? गु डोंगचेन ने म्यूकियान जियांग की ओर देखा जो चेन जियांग के पीछे था। यह मैं हूँ, एक लड़का। चेन जियांग ने नाक भान सिकुड़ी। गु डोंगचेन अभी भी वही था, हालांकि वह बहुत सुंदर दिखता था। वह बहुत कंजूस था। उसके कपड़ों से कोई भी बता सकता था कि वह वुकैमिंग से बहुत कमजोर था। गु डोंगचेन हैरान रह गया और उत्सुकता से चेन जियांग को अंदर बुलाया। हॉल में प्रवेश करते हुए युवती ने चेन जियांग के लिए चाय और पानी पिलाया। ये लड़की कौन है? वह बहुत सुंदर है। चेन जियांग हंसा। वह मेरे मालिक की बेटी है और मेरी कनिष्ठ प्रशिक्षु बहन भी है, गु डोंगचेन ने कहा। युवा लड़की ने हल्के से नाक सिकोड़ते हुए कहा, मैंने बहुत पहले ही कहा था कि वह अंकल लियान नहीं है। सबसे बड़े मार्शल भाई, आखिर वह कौन है? म्यूकियान जियांग ने पहले ही अपना घूंघट हटा लिया था, जिससे उसका सौम्य और आकर्षक चेहरा सामने आ गया। उसने युवती से सुगंधित चाय स्वीकार की और मधुर मुस्कान के साथ कहा, धन्यवाद। आपका स्वागत है। आप अपने उस असभ्य आदमी से कहीं ज्यादा विनम्र हैं। लड़की फुसफुसा कर बोली। म्यूकियान जियांग हंसा। वह मेरा आदमी नहीं है, वह मेरा भाई है। ओह, तो फिर आपके बीच खून का रिश्ता नहीं होगा? लड़की ने बेशर्मी से कहा। मैं उसकी पहचान वाली बहन हूँ, म्यूकियान जियांग ने हंसते हुए कहा। चेन जियांग की एक और बहन होने की बात जानने के बाद गु डोंगचेन ने मन ही मन उसे कोसा। उसने लड़की से कहा, अब उसे तुम्हारा जूनियर मास्टर माना जा सकता है, इतनी बदतमीजी मत करो। अगर तुम्हारे पिता को इस बारे में पता चला तो तुम्हें जरूर डांटा जाएगा। युवती ने चेन जियांग को देखा और चौंक गई। वह अपने सीनियर मास्टर से पहले कभी नहीं मिली थी और वह जूनियर मास्टर बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति था। उसने स्पष्ट रूप से चेन जियांग के बारे में पहले भी सुना था और वह वास्तव में इस जूनियर मास्टर की प्रशंसा करती थी। वह वास्तव में जूनियर मास्टर है। चेन जियांग अपने मूल रूप में वापस आ गया, मुस्कुराया और कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा ऐसा जूनियर प्रशिक्षु भतीजा होगा। उसका नाम क्या है? वांग जियाओयुन। चेन जियांग ने हंसते हुए कहा, डरो मत, मैं उतना डरावना नहीं हूं जितना किंवदंतियों में कहा जाता है। चाचा मास्टर, मुझे माफ कर दो, लेकिन मेरे पिता को मत बताना। वांग शियाओयुन ने अपना सिर नीचे किया और धीमी आवाज में कहा। ठीक है, मैं यह नहीं कहूंगा। चेन जियांग हंसा और फिर एक नेचर फ्रूट निकाला, इसे वांग शियाओयुन को सौंपते हुए। ये जूनियर मास्टर की ओर से आपके लिए एक छोटा सा उपहार है, विनम्र मत बनो। वांग शियाओयुन पहले तो इसे नहीं चाहती थी क्योंकि यह उसके लिए अधिक कीमती था, लेकिन चेन जियांग ने इसे पहले ही फेंक दिया था, इसलिए वह केवल इसे स्वीकार कर सकती थी। जूनियर मार्शल अंकल, ऐसा लगता है कि आपने मुझे उस समय कोई उपहार नहीं दिया, गु डोंगचेन ने कहा। ऐसा नहीं है कि तुम लड़की हो। इसके अलावा उस समय तुम मुझसे बहुत ज्यादा ताकतवर थी। क्या तुम में इतनी हिम्मत नहीं है कि मुझसे कोई तोहफा मांग सको? चेन जियांग ने मुंह सिकोड़ते हुए कहा। वांग शियाओयुन जल्दी से वहां से चली गई। उसके जाने के कुछ समय बाद ही वह वांग वेइक्वान और शाओ प्रोफोथ्यून को अपने साथ ले आए। वांग वेइक्वान चेन जियांग का बड़ा भाई था, इसलिए उसे इसके बारे में बहुत पहले से पता था, लेकिन उसने उसे इस तरह कभी नहीं देखा था। शाओ प्रोफेग्यून ने पहले भी टूर्नामेंट के दौरान उससे बात की थी, इसलिए वह उससे बहुत परिचित था। वरिष्ठ भाई, कनिष्ठ बहन, हम आखिरकार मिल ही गए। यह अफसोस की बात है कि मास्टर यहाँ नहीं है, अन्यथा आज बहुत चहल पहल होती। चेन जियांग तुरंत उठ खड़ा हुआ और हंस पड़ा। वांग वेइक्वान सुंदर और मांसल था, वह चेन जियांग से लंबा था और वह अपने छोटे भाई से मिलकर बहुत खुश था। वह तुरंत चला गया और चेन जियांग के कंधों को थपथपाया। कनिष्ठ भाई, तुम निश्चित रूप से सक्षम हो। स्वर्गलोक में आने के कुछ ही समय बाद तुमने अपना इतना नाम बना लिया है। मुझे खुद पर शर्म आ रही है। वांग वेइक्वान हंसा। क्या माँ को बड़ी बहन नहीं कहा जाना चाहिए? तुम उसे छोटी बहन क्यों कहते हो? वांग शियाओयुन फुसफुसाया।
शाओ प्रोफेसर यून का सुंदर चेहरा थोड़ा लाल हो गया और उसने हल्के से नाक सिकुड़ी। माँ ने उनसे बाद में एक मास्टर को लिया, इसलिए मुझे इन नियमों का सख्ती से पालन करना होगा, इसलिए मैं केवल जूनियर बहन हो सकती हूँ। नमस्कार वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई। शाओ प्रोफेसर यून अभी भी चेन जियांग का बहुत सम्मान करती थी, लेकिन गोली शोधन प्रतियोगिता के दौरान वह पहले ही उसके अधीन हो चुकी थी। हे विनम्र होने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम परिवार हैं। चेन जियांग गर्व से हंसा। ये है। शाओ प्रोफेसर यून ने म्यूकियान जियांग को देखा और पूछा। वांग शियाओयुन ने जल्दी से कहा, वह जूनियर मास्टर की मान्यता प्राप्त बहन है। मुझे याद है कि एक सफ़ेद बालों वाला जूनियर मास्टर है। म्यूकियान जियांग ने तुरंत वांग वेइक्वान और उसके सामने झुककर प्रणाम किया। जूनियर प्रशिक्षु भाई, क्या आपने मास्टर को देखा है? मैंने उन्हें लंबे समय से नहीं देखा है। वांग वेइक्वान ने अचानक पूछा। नहीं, जब से उसने मुझे उस बार बचाया था और मुझसे अलग हुआ था, तब से मैंने उसे नहीं देखा है। उसे इस बार आना चाहिए था, लेकिन वह छिपा हुआ है। मैं उस पर ध्यान दूंगा। चेन जियांग ने कहा, आपको उसे खोजने के लिए कुछ ज़रूरी काम है। यह मानव राजा है जो उसे ढूंढ रहा है। शाओ प्रोफेग्यून ने कहा, ओह ठीक है, तुम वास्तव में नाइट डेविल नर्क में गए थे। मैंने सुना है कि तुम फीनिक्स राजकुमारी को ले गए और हेफेंग को घायल कर दिया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि दूसरा वरिष्ठ भाई इतना शक्तिशाली होगा। ये सच है कि मैंने ही फैंग के खिलाफ साजिश रची थी, लेकिन मैंने फीनिक्स राजकुमारी को नहीं छीना, बल्कि मैंने उसे छीन लिया। वर्तमान ही फैंग और बाकी लोग अग्नि दिव्य महल, शैतान दमन दिव्य महल और देशद्रोही सभी एक साथ फीनिक्स राजकुमारी पर हमला कर रहे थे। चेन जियांग ने कहा, यह कोई मुझे बदनाम करने वाला होगा, यही फैंग का समूह होना चाहिए। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वे जीवित वापस आ पाएंगे। कुछ महान शक्तियां एक साथ नाइट डेविल हेल में प्रवेश कर गई थीं और अंत में पराजित होकर लौटीं। इस मामले ने स्वर्ग क्षेत्र में काफ़ी हलचल मचा दी थी। जहां तक अंदर की खबर का सवाल है, वह थोड़ी बहुत लीक हुई थी, लेकिन वह विश्वसनीय नहीं लग रही थी। लेकिन चेन जियांग भी चला गया था, जिसे कई लोग सच मान रहे थे। अंदर क्या हुआ? किसने सोचा होगा कि इतने सारे विशेषज्ञ एक साथ होंगे और इतने सारे लोगों को खो देंगे? कई प्रसिद्ध अमर राजा वापस भी नहीं आ सकते। नाइट डेविल हेल से जैसी उम्मीद थी, वह इतने सारे विशेषज्ञों को मार सकता है। वांग वेइक्वान ने गहरी सांस ली। शुरू में उसने सोचा कि अफवाहें भरोसेमंद नहीं थीं, लेकिन चेन जियांग ने जो कहा था उसे सुनने के बाद ये सच होना चाहिए। वे एक बहुत शक्तिशाली वस्तु के पास पहुंचे हैं। उनके पास एक नक्शा है और नक्शा उन्हें एक बहुत ही भयानक जगह पर ले जाता है, जहां असली नाइट डेविल नर्क है। उस जगह की गहराई में एक स्थानिक अंतराल है जो नरक की ओर जाता है, और इसे नर्क के द्वार के रूप में भी जाना जाता है। वांग वेइक्वान, शाओ प्रोफेग्यून और अन्य सभी नाइट डेविल्स के मामलों के बारे में जानते थे, इसलिए चेन जियांग को बहुत ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं थी। इस मामले के बारे में मुकियान जियांग भी इसके बारे में अधिक स्पष्ट थी, लेकिन वह बहुत ज़्यादा नहीं कहेगी क्योंकि चेन जियांग कुछ चीज़ें छिपाना चाहती थी, जैसे कि उसकी उत्पत्ति। नाइट डेविल कैसा दिखता है? वांग शियाओयुन ने उत्सुकता से पूछा। बेड डेविल, लेकिन वे नाइट डेविल इंसानों से अलग नहीं हैं। चेन जियांग ने कहा, ऐसी कितनी चीज़ें हैं? गु डोंगचेन ने गंभीरता से पूछा। उस समय दर्जनों लोग हमारा पीछा करने आए थे, यहाँ तक कि ड्रैगन सम्राट और अन्य लोगों को भी भागना पड़ा। ये चीज़ बहुत शक्तिशाली है। इस मामले को याद करते हुए चेन जियांग के मन में अभी भी डर बना हुआ था। अगर उस समय डुआन मिंग की मौजूदगी न होती तो शायद वे भाग नहीं पाते। वांग वेइक्वान ने शाओ प्रोफेग्यून को देखते हुए भौहें सिकुड़ीं। ड्रैगन सम्राट उनसे कहीं ज़्यादा शक्तिशाली था, लेकिन इन नाइट डेविल्स का सामना करते हुए वह केवल भाग सकता था। यदि वे नाइट डेविल हेल को छोड़ दें तो क्या ये स्वर्ग क्षेत्र के लिए एक आपदा नहीं होगी? शाओ प्रोफोग्राफ्यून का चेहरा चिंता से भरा हुआ था। उन्हें नाइट डेविल नर्क नहीं छोड़ना चाहिए। वे निश्चित रूप से कुछ समय के लिए नहीं छोड़ेंगे, यदि नहीं तो वे बहुत पहले ही बाहर आ गए होते। मुझे लगता है कि शैतान हत्या शिखर सम्मेलन के कारण इन सभी नाइट डेविल को खुद को थोड़ा संयमित करना होगा। इसके अलावा उनके साधना संसाधन बहुत ही विशेष हैं, इसलिए स्वर्ग क्षेत्र की ओर भागना उनके लिए फायदेमंद नहीं है, जब तक कि वे 9 स्वर्गों को जीतने के लिए पर्याप्त मजबूत न हों। यहाँ से बात करते हुए चेन जियांग कांपने से खुद को नहीं रोक सका। अगर यह वास्तव में ऐसा है, तो वे शायद गुप्त रूप से अपनी ताकत बढ़ा रहे हैं। जब समय आएगा तो वे नाइट डेविल हेल को भी छोड़ सकते हैं। डुआन मिंग ने पहले कहा था कि रात्रि शैतान नरक में रात्रि का ऐसा दानव सम्राट हो सकता है। इन 9 दिनों में चेन जियांग को नहीं पता था कि क्या कोई ऐसा है जो उस स्तर के व्यक्ति को रोक सकता है। उसे हल्का सा एहसास था कि नाइट डेविल हेल उसकी कल्पना से कहीं ज़्यादा शक्तिशाली था। चलो इस सब के बारे में बात नहीं करते, ये भविष्य की बात है। डोंगचेन, तुम्हें जल्दी करना होगा और अमर राजा बनना होगा, अन्यथा तुम्हारे पास अपनी जान बचाने के लिए भागने की भी क्षमता नहीं होगी। वांग वेइक्वान ने गु डोंगचेन को देखते हुए कहा।
शाओ प्रोफोथ्यून ने हल्के से हंसते हुए पूछा, दूसरे वरिष्ठ भाई, आप विशेष रूप से हमें खोजने आए हैं, कुछ ऐसा होना चाहिए जो सामने आया हो, है ना? अगर कुछ और नहीं है तो वह हमें ढूंढने की जहमत नहीं उठाएगा। गु डोंगचेन ने खुद से कहा। आमतौर पर चेन जियांग शायद ही कभी खुद को दिखाता था, जैसे पिछली बार जब वह गोली शोधन प्रतियोगिता में भाग लेने गया था। वह अवश्य ही पत्नी की तलाश में होगा। शाओ प्रोफोथ्यून हंसा। ठीक है, मैं वास्तव में जियानिक्सियन को खोजने के लिए यहाँ हूँ। मैंने सुना है कि वह और उसका मालिक दोनों एक ही स्थान पर हैं, इसलिए मेरे लिए प्रवेश करना आसान नहीं होगा। चेन जियांग ने कहा, मैं अभी जाकर ओल्ड लियू को ढूंढूंगा। अगर कोई ज़रूरी बात हो तो जल्दी से बता देना। वांग वेइक्वान को चेन जियांग की मौजूदा स्थिति का पता था। अगर वह खास तौर पर चिंतित नहीं होता तो वह खुद को नहीं बताता, क्योंकि यह उसके लिए बेहद खतरनाक था। वांग वेइक्वान जाने वाला था, लेकिन चेन जियांग ने उत्सुकता से कहा, बड़े वरिष्ठ, मेरे हाथों में कुछ अमर तलवारें हैं, इसलिए आप जानते हैं। वांग वेइक्वान ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, मैं समझता हूँ, तो यह ऐसा ही है। शाओ प्रोफेग्यून और वांग वेइक्वान साथ साथ चले गए। गु डोंगचेन की आंखें चमक उठीं जब उसने चेन जियांग को देखा और पूछा, जूनियर मास्टर, आपकी अमर तलवार क्या है? क्या आप मेरी आंखें खोल सकते हैं? उनमें से एक हे फैंग का है। गु डोंगचेन ने कहा, मैंने सुना है कि आपने नाइट डेविल हेल में हे फैंग का हाथ काट दिया था, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह सच होगा। आपने अमर तलवार भी चुरा ली है। ऐसा लगता है कि ये दूसरी बार है कि किसी ने इस साथी को पकड़ लिया है। पहली बार उसके पिता की गद्दी की लड़ाई के दौरान था। उस समय चेन जियांग पर शक करने वाले लोग पहले से ही थे, लेकिन कोई सबूत नहीं था। जब गु डोंगचेन ने इस मामले के बारे में सोचा तो चेन जियांग पर उसकी नज़र बेहद अजीब हो गई। हे फैंग कौन था? असंख्य दान अमर देश का पहला राजकुमार। उसने एक बार अकेले ही एक दानव महल को मार डाला था। उसके हाथों में हथियार निश्चित रूप से अच्छे होने चाहिए, जो वास्तव में चेन जियांग के हाथों में पड़ गए। उस आदमी को कभी याद नहीं रहता, लेकिन वह सचमुच बहुत ताकतवर है। मैं केवल उस पर छिपकर हमला कर सकता हूं और उससे सीधे लड़ सकता हूं। मैं उसका मुकाबला नहीं कर सकता। चेन जियांग ने स्वीकार किया कि हे फैंग शक्तिशाली था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि उसे हराना असंभव था, और इसके लिए उसे कुछ तरीकों का उपयोग करना होगा। बेटा, क्या इस प्रदर्शनी में कोई शक्तिशाली अमर तलवारें प्रदर्शित हैं? क्या कोई नीलामी के लिए कोई प्रसिद्ध खजाना निकालने को तैयार है? चेन जियांग इस मामले को लेकर अधिक चिंतित था, क्योंकि वह म्यू कियांजियांग को एक अच्छी अमर तलवार दिलाने में मदद करना चाहता था, ताकि वह सैकड़ों फूलों वाले अमर देश में जा सके। तुम पहले से ही एक हरे ड्रैगन दानव मारे गए ब्रॉडस्वॉर्ड हो, लेकिन तुम्हारी नज़र अभी भी उन चीज़ों पर है। गु डोंगचेन ने उसे तिरस्कार से देखा। तुम मुझसे चोरी करने के लिए वहां जाने के बारे में नहीं सोच सकते, है ना? क्या तुम सच में सोचते हो कि मैं तुम्हारी नज़र में उस तरह का व्यक्ति हूं? चेन जियांग ने अपने होठों को मोड़ते हुए कहा, मैंने गलत कहा। तुम चोरी नहीं करने जा रहे हो, तुम लूटने जा रहे हो। गु डोंगचेन ने कहा, फिर हे फैंग को तुम 2 बार छीन लोगे। ऐसा लगता है कि समय आने पर मुझे तुमसे दूर रहना होगा। वांग शियाओयुन ने फुसफुसाते हुए कहा, छोटे मार्शल अंकल, क्या आप मुझे एक पकड़ने में मदद कर सकते हैं? छोटे यून, अगर तुम्हारे पिता को तुम्हारे विचारों के बारे में पता चला तो वह तुम्हें मौत के घाट उतार देंगे। गु डोंगचेन ने चेन जियांग की ओर देखा। छोटे वरिष्ठ मास्टर, अपने आप को देखो, तुम एक बुरे बच्चे को ला रहे हो। चेन जियांग ने झट से कहा, यह आप ही थे जिन्होंने सबसे पहले कहा था कि मैं इसे चुराने जा रहा हूं। मैंने यह नहीं कहा था कि मैं उस तरह का काम करने जा रहा हूं। उस तरह की जगह में चेन जियांग के लिए ऐसा कुछ भी मूर्खतापूर्ण करना बहुत दुर्लभ था। इसके अलावा दिव्य तलवार की उपस्थिति का मतलब था कि दिव्य तलवार अमर महल की देखरेख करने वाली एक मजबूत प्राचीन कलाकृति थी। वांग वेइक्वान और शाओ प्रोफेग्यून के माता पिता वापस आ गए थे, और उनके पीछे 4 लोग भी थे। वे लियू मेंगर के माता पिता लियू मेंगर और जू जियानिक्सियन थे। चेन जियांग उत्सुकता से उसका स्वागत करने के लिए बाहर चला गया। जब जू जियांगसियन ने चेन जियांग को देखा तो उसने हल्के से नाक सिकुड़ी और जल्दी से आगे बढ़कर खुद को चेन जियांग के गले लगा लिया। उन्होंने एक दूसरे को लंबे समय से नहीं देखा था। इससे पहले जू जियांगसियन पहले उड़ गया था और फिर कुछ समय बाद चेन जियांग आया। अरे, मैं बहुत चिंतित हूँ, जू जियानिक्सियन ने छिपी कड़वाहट के साथ कहा, लेकिन उसका सुंदर चेहरा खुशी से भर गया था। वह निश्चित रूप से बहुत खुश थी कि उसका पति सुरक्षित और स्वस्थ था। हालांकि चेन जियांग अभी अच्छी स्थिति में नहीं था, लेकिन वह एक ऐसा किरदार था जिसका नाम हर किसी को प्रभावित करता था, और उसके पति की ताकत ने उसे गर्व महसूस कराया। नमस्कार वरिष्ठों, चेन जियांग ने जल्दी से लियू जोंग्यू और उसके सामने झुककर प्रणाम किया, फिर लियू मेंगर की ओर देखा। बड़ी बहन मेंगर। लियू मेंगर ने अपना सिर हल्का सा हिलाकर अपनी सहमति दर्शाई। युवक, तुम काफी सक्षम हो। लियू जोंग्यू ने चेन जियांग के कंधों को थपथपाया और मुस्कुराया। बेशक, वह मेरा जूनियर है। वांग वेइक्वान भी हंसा।
जू जियानिक्सियन ने म्यू कियानजियांग को देखा और उस पर मुस्कुराई। छोटी बहन म्यू कियानजियांग बड़ी बहन को बधाई देती है। यहाँ आते समय जू जियानिक्सियन ने वांग वेइक्वान को म्यू कियानिक्सियांग के बारे में बात करते सुना था। जियो जियांग, इस दुष्ट भूत ने तुम्हें अपना बड़ा भाई मानने के लिए क्या तरीका अपनाया? तुम एक अमर सम्राट हो और इतने युवा भी। जू जियानिक्सियन ने चेन जियांग की ओर आंखें घुमाईं। उसने मेरे साथ अच्छा व्यवहार किया और मुझे खतरे से बचाया। उसे एहसास हुआ कि जू जियानिक्सियन के शरीर में बहुत ताकत थी। उसकी ताकत उसके बराबर ही लग रही थी, शायद उससे थोड़ी ज्यादा। चलो पहले अंदर चलते हैं। वांग वेइक्वान ने जल्दी से उस व्यक्ति को अंदर आने के लिए बुलाया, फिर हॉल के दरवाजे बंद कर दिए और कुछ जादू टोना शुरू कर दिया। उन वस्तुओं को बाहर निकालो, पहले मुझे सामान देखने दो, वांग वेइक्वान ने तुरंत कहा। वांग वेइक्वान ने पहले ही उन्हें बता दिया था कि उसके हाथ में काले सामान का एक गुच्छा है। लियू मेंगर ने उसे पहले भी बताया था, लेकिन उसने सिर्फ एक साधारण जवाब दिया था। उसे चिंता थी कि उसके माता पिता कुछ समझ जाएंगे। चूंकि वह जू जियानिक्सियन की मालकिन थी, इसलिए उसके माता पिता निश्चित रूप से इसके लिए सहमत नहीं होंगे अगर उसका चेन जियांग के साथ इस तरह का रिश्ता था। वुकैमिंग और गू डोंगचेन को थोड़ा बहुत पता था, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। वे जानते थे कि ऐसी बातें बेतरतीब ढंग से नहीं कही जा सकती और इससे चेन जियांग और लियू मेंगर पर असर पड़ेगा। चेन जियांग ने अमर उपकरणों का एक समूह निकाला। उनमें से 3 उच्च श्रेणी के अमर उपकरण थे जो चमकदार रोशनी के साथ चमकते थे, जो आंखों को सबसे ज्यादा आकर्षित करते थे। मास्टर रिफाइनर के रूप में लियू जोंग्यू और सोंगयांग स्वाभाविक रूप से इन 3 उच्च श्रेणी के अमर उपकरणों की उत्पत्ति को जानते थे। ये 2 अमर तलवारें हे फैंग की हैं। मैंने नहीं सोचा था कि तुम ही होगे जो 2 बार उसका हाथ काटोगे और यहाँ तक कि अमर तलवार भी चुराओगे। सोंगयांग ने गहरी सांस ली। 2 अमर तलवारें बहुत कीमती थीं, लेकिन उन्हें बेचना भी बहुत मुश्किल था। इस भाले का मालिक वह छोटा सोना चील होना चाहिए। इंपीरियल फेदर रेस में मास्टर रिफाइनर द्वारा परिष्कृत चीजें वास्तव में असाधारण हैं और उन 2 अमर तलवारों से बहुत बेहतर हैं। आपने छोटे सोने के चील को मार डाला। लियू जोंग्यू ने हैरान चेहरे के साथ चेन जियांग को देखा। छोटे सोने के चील को मारने की हिम्मत करना भी इंपीरियल फेदर रेस के साथ दुश्मनी करने के बराबर था। मेरे मालिक ने ऐसा किया है, चेन जियांग ने उदासीनता से कहा और सीधे तौर पर हुआंग जिनतियन पर इसका आरोप लगाया। आखिरकार हुआंग जिनतियन के पास गोल्डन रॉक मास का एक हिस्सा था। वांग वेइक्वान चौंक गया। ये वास्तव में मास्टर है, वह वास्तव में लापरवाह है। चेन जियांग ने हंसते हुए कहा, ये कुछ भी नहीं है, उसने वहां 2 छोटे सम्राट ड्रैगन को भी मार डाला। खबर मत फैलाओ, अन्यथा वह मुझे मौत के घाट उतार देगा। जू जियानिक्सियन ने धीरे से हंसते हुए कहा, इसमें तुम्हारा भी हाथ है, वरना तुम्हें पता ही नहीं चलता। तुम वाकई बहुत बुरे हो, इन सारे अपराधों का ठीकरा सीधे दादा हुआंग के सिर पर फोड़ रहे हो। चेन जियांग ने विषय बदलते हुए पूछा, 2 वरिष्ठ, ये 2 अमर तलवारें और यह भाला, इन सबको एक साथ जोड़ने पर इसकी कीमत कितनी है? मेज पर कुछ अमर तलवारें थीं, वे सभी उन शक्तिशाली विशेषज्ञों की थीं जो सिंहासन की लड़ाई में मारे गए थे। चेन जियांग के हाथों में भी वास्तव में कुछ ही थीं। अगर यह उनकी उत्पत्ति के कारण नहीं है, तो वे बहुत अधिक कीमत पर बिक सकते हैं। मैं स्पष्ट रूप से कहूंगा, क्योंकि मुझे बाद में कुछ परेशानियों से निपटना है, इसलिए मैं केवल 200 मिलियन आध्यात्मिक क्रिस्टल में ही बेच सकता हूं। लियू जोंग्यू ने कहा, इस तरह की चीज़ों को ऐसे ही नहीं बेचा जा सकता, इसलिए जब हम इसे रिसाइकिल करते हैं तो हमें इसे शुरू से ही परिष्कृत करना पड़ता है और हमें इसका इतिहास भी गढ़ना पड़ता है। इस प्रक्रिया में इसे नुकसान पहुंचाना आसान है और इसमें एक निश्चित जोखिम भी है, लियू मेंगर ने समझाया, क्योंकि वह जानती थी कि उसके माता पिता चेन जियांग को धोखा देने की कोशिश नहीं कर रहे थे, इसलिए कीमत पहले से ही बहुत उदार थी। जरूर, सौदा हो गया। चेन जियांग ने कभी नहीं सोचा था कि ये चीज़ें इतनी ऊंची कीमत पर बिकेंगी। तुम्हें इसे गुप्त रखना चाहिए, खासकर छोटे सोने के चील को। हालांकि यह मेरे मालिक ने किया था, अगर इसकी बात बाहर आ गई तो मैं निश्चित रूप से इससे बाहर नहीं निकलूंगा। चेन जियांग ने गंभीरता से याद दिलाया। सोंग यंग ने चेन जियांग को एक जेड टैबलेट दिया और हंसते हुए कहा, आपको इसके बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, हम निश्चित रूप से इसे आपके लिए गुप्त रखेंगे। यदि आप ये जेड टैबलेट लेते हैं तो आप आध्यात्मिक क्रिस्टल अमर महल में जा सकते हैं और उन्हें आध्यात्मिक क्रिस्टल के साथ बदल सकते हैं। इतना बड़ा मुनाफा कमाने के बाद क्या तुम हमें खाना नहीं खिलाओगे? जू जियानिक्सियन ने शरारती अंदाज में हंसते हुए कहा। उसने पहले ही म्यू कियानिक्सियांग के साथ कुछ देर तक बातचीत की थी और उन्होंने काफ़ी बातचीत की। हालांकि म्यू कियानजियांग अब थोड़ा संयमित दिख रही थी, लेकिन जू जियानजियान ने उसके साथ थोड़ी देर बातचीत करने के बाद महसूस किया कि म्यू कियानजियांग का चरित्र लेंग यूलान से थोड़ा मिलता जुलता था। उसके दिल में उसका एक तरह का अनियंत्रित चरित्र था, लेकिन लेंग यूलान वास्तव में उस तरह की महिला थी जिसका बाहरी रूप जंगली और दिल जंगली था। जूनियर मार्शल अंकल लियू को देखो, आध्यात्मिक क्रिस्टल सभी अपनी पत्नियों के साथ रखे गए हैं। वांग शियाओयुन हंसा।
चेन जियांग ने कुछ बार सूखी खांसी की। ये सही है, हालांकि मैं आपका मेहमान हूँ, लेकिन आज मेरे पुरस्कार बहुत भरपूर थे, इसलिए मैं मेजबान बनने जा रहा हूँ। मैं आप लोगों को एक बड़े भोजन का आनंद दूंगा। जब सभी ने सोचा कि चेन जियांग उन्हें होटल में लाने वाला है, तो चेन जियांग ने अचानक कुछ कच्चा मांस और एक परीक्षण भट्ठी निकाली। ये किस तरह का मांस है? इसमें निहित अमर शक्ति सरल नहीं है। लियू जोंग्यू एक नज़र में बता सकता था कि वे दुबले पतले लोग असाधारण थे। चेन जियांग हंसा, लेकिन एक शब्द भी नहीं बोला, जिससे म्यू कियांजियांग को मांस भूनने का मौका मिल गया। जानवर के मांस की गुणवत्ता बहुत अच्छी है, यहाँ तो कोई रेस्तरां भी नहीं है। जूनियर भाई, क्या यह उन नाइट डेविल्स का मांस हो सकता है? वांग वेइक्वान ने पूछा। नाइट डेविल का मांस उतना अच्छा नहीं है, उस प्रकार का मांस अभी भी काला है। चेन जियांग हंसा, यह मानव मांस जैसा नहीं दिखता, यह इतना बड़ा है। जू जियानिक्सियन बहुत उत्सुक थी, क्या ये ड्रैगन का मांस हो सकता है? ड्रैगन मीट, मैंने इसे पहले कभी नहीं खाया है। डैडी, मेरे खाने के लिए एक भून दीजिए, वांग शियाओयुन ने आश्चर्य से कहा। केवल म्यू कियांजियांग को ही पता था कि यह गोल्डन रॉक का मांस है। उसने इसे पहले भी खाया था, लेकिन चेन जियांग ने कभी जोर से नहीं कहा था, क्योंकि वह यहाँ सभी लोगों को पानी में खींचना चाहता था। उसने चेन जियांग को देखा जो खुशी से हंस रहा था और अपने दिल में डांट रहा था। यद्यपि वहाँ अमर राजा मौजूद थे, फिर भी उनके पास खाने के लिए अभी तक ड्रैगन का मांस नहीं था। लियू मेंगर और सोंग यंग साथ बैठे थे। यह माँ और बेटी की जोड़ी बहनों की तरह दिख रही थी, जवान और खूबसूरत। जब उन्होंने सुना कि यह ड्रैगन मीट है, तो वे भी जल्दी से इसे आजमाना चाहते थे और इसे भूनने पर ध्यान केंद्रित करना चाहते थे। क्या ये ड्रैगन सम्राट की बाँह पर ड्रैगन का मांस हो सकता है? सोंग यंग ने आश्चर्य से पूछा। मास्टर, उस हाथ को काट दो, यह मेरा काम नहीं है। शुरू में चेन जियांग चाहता था कि हुआंग जिनतियन उसे ड्रैगन सम्राट का कुछ मांस दे, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। इस बूढ़े पागल के हाथ में निश्चित रूप से कोई शक्तिशाली हथियार है, अन्यथा वह इतनी आसानी से ड्रैगन सम्राट की बाँह नहीं काट सकता था। लियू जोंग्यू ने पूछा, मैंने सुना है कि आज 2 लोगों ने तुम्हें बचाया है। तुम्हारे स्वामी के अलावा एक सफ़ेद ड्रैगन भी है। चेन जियांग हैरान था, यहाँ तक कि लियू जोंग्यू को भी इस तरह की बात पता थी। उस समय बायलॉन को इंपीरियल ड्रैगन कबीले के अन्य ड्रैगन की संयुक्त सेना ने मार डाला था। अगर अब भी कोई मौका है, तो हमें निश्चित रूप से इंपीरियल ड्रैगन कबीले के खिलाफ जाना चाहिए, सोंग यंग ने कहा। लियू मेंगर जानती थी कि यह चेन जियांग का रहस्य था। उस समय जब वह चेन जियांग के साथ खतरे में थी, किसी ने गुप्त रूप से अपने कौशल उसे दे दिए थे। चेन जियांग, चूंकि तुमने दिव्य कड़ाही प्राप्त कर ली है, क्या तुम हमें इसे देखने दे सकते हो? यह एक दिव्य लोहार की वस्तु है, मेरे माता पिता दोनों दिव्य लोहार के वंशजों के शिष्य हैं। लियू मेंगर ने विषय बदल दिया और कहा, आराम करो, मैं तुम्हें नहीं ले जाऊंगा, मैं बस देखूंगा। चेन जियांग ने दिव्य कड़ाही तो निकाल ली, लेकिन ढक्कन नहीं निकाला। अगर यह पूरी दिव्य कड़ाही होती, तो उसे डर था कि लियू जोंग्यू का मालिक आकर इसे छीन लेगा। दिव्य कड़ाही पर ढक्कन के बिना यह इतनी कीमती नहीं थी। कई लोगों की नज़र में यह सिर्फ एक संग्रह था। लियू जोंग्यू ने दिव्य भट्टी ली और सोंग यंग के साथ उसे ध्यान से देखा। वास्तव में कोई स्पिरिट ग्रेन नहीं है, जैसा कि दिव्य शिल्पकार ग्रैंड मास्टर से उम्मीद की जाती है। उन्होंने इसे कैसे परिष्कृत किया? लियू जोंग्यू मूल रूप से ऊपर स्पिरिट ग्रेन को देखकर कुछ सीखना चाहता था, लेकिन उसे कुछ भी हासिल नहीं हुआ। यद्यपि उनके पास आत्मा के दाने नहीं थे, परंतु दिव्य कड़ाई मजबूत थी, इसलिए लियू जोंग्यू और सोंग यंग यह नहीं देख पाए कि उन्होंने इसे कैसे परिष्कृत किया। अगर आपको कड़ाई से ढक्कन नहीं मिला है, तो यह बहुत उपयोगी नहीं होगा। इसके अलावा इसका उपयोग मुख्य रूप से शोधन के लिए किया जाता है। मुझे वास्तव में समझ में नहीं आता कि आप जोखिम क्यों उठाना चाहते हैं और इसे प्राप्त करना चाहते हैं, शाओ प्रोफेग्यून ने पूछा। अगर मुझे ढक्कन मिल जाए तो यह बहुत काम आएगा। इसके अलावा मैं इसका इस्तेमाल मुख्य रूप से लड़ाई के लिए करता हूँ। जब यह चीज़ बड़ी हो जाएगी, तो इसे बाहर निकालकर तोड़ देना बहुत अच्छा होगा। चेन जियांग ने हंसते हुए दिव्य भट्टी ले ली। म्यू कियांजियांग जानती थी कि इसमें कुछ न कुछ छिपा है, और अब उसे समझ में आया कि चेन जियांग उस समय इतना खुश क्यों था। कोई आश्चर्य नहीं कि चेन जियांग ने उसके लिए एक अच्छी अमर तलवार पाने के लिए सभी तरह के तरीके सोचे थे, और यहाँ तक कि उसे इतने कीमती व्यंजनों का स्वाद चखाने के लिए भी लाया था, वह भी उसे धन्यवाद देने के लिए। चेन जियांग, तुम्हारे पास बहुत सारी गोलियां हैं, है ना? क्या तुम हमें कुछ बेच सकते हो? सोंग यंग ने पूछा। चेन जियांग के हाथों में ग्राउंड लेवल पिल्स का बैच अभी भी उनके लिए बहुत उपयोगी था। ये निचले स्तर के लोगों को अपनी ताकत बढ़ाने में मदद कर सकता था। मैं इसे फिर से बेचूंगा। जब हमें मौका मिलेगा तो हम साथ मिलकर काम करेंगे। चेन जियांग को शर्मिंदगी महसूस हुई और उसने गोल्डन रॉक मांस के टुकड़े को देखा जो पकने वाला था। जूनियर मास्टर, चाहे आपने दिव्य कृपाण अमर महल में वह काम किया हो या नहीं, दिव्य कृपाण अमर महल को अब यकीन है कि यह आप ही थे,
और हन्यू और स्नो मून अमर महल ने भी माना कि यह आप ही थे जिन्होंने उनका पवित्र आत्मा खरगोश लिया था। अब वे दोनों यहाँ हैं। गु डोंगचेन हंसे, मैंने सुना है कि जब पुरुष जैड खरगोश रक्त का उपयोग करते हैं तो वे महिला बन जाते हैं। चेन जियांग के हाथों में एक जैड खरगोश था, लेकिन अब तक उसने जो खून निकाला था वह लॉन्ग जुएई और अन्य 2 लड़कियों के इस्तेमाल के लिए था। मैंने ऐसा नहीं किया। चेन जियांग ने तुरंत इनकार कर दिया। जू जियानिक्सियन केवल मुस्कुराए। म्यू जियालन और याओ शुमी ने शुरू में कहा था कि वे नियमित अंतराल पर जू जियानिक्सियन को जैड रैबिट ब्लड भेजेंगे, लेकिन जू जियानिक्सियन को ये पहले ही मिल चुका था। इसके अलावा उनमें से काफ़ी लोग थे। पवित्र आत्मा खरगोश कोई छोटी बात नहीं थी, और अब जब सारे सुराग समाप्त हो चुके थे तो वह केवल चेन जियान पर ही संदेह कर सकता था। यू जुएलियन, मू जियालन और याओ शुमेई, तीनों लड़कियों के पास एक एक था। उनके पास जैड रैबिट का खून प्रचुर मात्रा में होना चाहिए, इसलिए वे जू जियानिक्सियन को बहुत कुछ देने में सक्षम थे। मांस पहले से ही भुना हुआ था और हर कोई इसका स्वाद ले रहा था। उन सभी को लगा कि यह ड्रैगन का मांस है, और यहाँ तक कि अमर राजा भी इसे खाने से होने वाले लाभों को महसूस कर सकता है। क्या ये वास्तव में ड्रैगन का मांस है? क्या यह नहीं कहा जाता है कि ड्रैगन का मांस खट्टा और कठोर होता है? वांग वेइक्वान ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, ये सही है, मास्टर ने ये कहा। उसने कहा कि उसने इसे खाया है। मैंने भी उसे ऐसा कहते सुना है। शाओ प्रोफोथ्यून ने सिर हिलाया। बेशक ये ड्रैगन का मांस नहीं है। मैंने नहीं कहा कि यह ड्रैगन का मांस है, लेकिन आप लोग ऐसा सोचते हैं। चेन जियांग हंसा। तो फिर यह मांस क्या है? लियू जोंग्यू ने उत्सुकता से पूछा, और जब सभी ने चेन जियांग को मुस्कुराते हुए देखा तो उनके दिल बैठ गए। उन्हें एक बुरा पूर्वाभास हुआ। चेन जियांग ने हंसते हुए कहा, यह गोल्डन रॉक का मांस है। यह उस छोटे सोने के ईगल का है। ये खत्म हो गया है। गु डोंगचेन की अभिव्यक्ति ऐसी थी जैसे उसने एक मक्खी खा ली हो। हालांकि गोल्डन रॉक का मांस स्वादिष्ट था, लेकिन वह उसे थूकना चाहता था। गोल्डन रॉक राजा को अभी भी नहीं पता था कि छोटा सोने का ईगल कौन था। अगर उसे पता चल गया कि भविष्य में ये चेन जियांग है, तो चेन जियांग ने कहा कि ये लोग उसके बेटे को खा जाएंगे, फिर वे जिम्मेदारी से बच नहीं पाएंगे। डरने की क्या बात है? अगर कुछ है भी तो वह बूढ़ा पागल उसे उठाने में हमारी मदद करेगा। हर कोई बिना किसी चिंता के खा सकता है। चेन जियांग हंसा। दुष्ट, तुम हमें पानी में खींच रहे हो। हालांकि जू जियानिक्सियन ने ऐसा कहा, उसकी आंखें मुस्कुराहट से भरी थीं। उन्हें लगा कि भविष्य में चेन जियांग से दूर रहना ही बेहतर होगा। उस समय गु डोंगचेन ने अक्सर कहा था कि वह चेन जियांग से परिचित है, और जब तक वे एक दूसरे को ठीक से नहीं जान लेते तब तक उन्हें धोखा दिया जाएगा। और ठीक है, इस बार किस तरह की शक्तिशाली अमर तलवारें प्रदर्शित की जाएंगी? चेन जियांग ने पूछा। उसने कुछ और गोल्डन रॉक मांस निकाला, लेकिन चूंकि वह पहले ही खा चुका था, इसलिए किसी को उसकी चिंता नहीं थी, क्योंकि इसे खाना दुर्लभ था। उन्हें बस ये कहने की जरूरत थी, मैंने सुना है कि 3 पवित्र तलवारें दिखाई देंगी। मुझे आश्चर्य है कि क्या उन्हें बेचा जाएगा। लियू मेंगर ने कहा, इसे बिक्री के लिए नहीं रखा जाना चाहिए। इस तरह की चीज़ों वाले लोगों के पास आध्यात्मिक क्रिस्टल की कमी नहीं होती। वांग वेइक्वान ने आह भरी, अगर मैं इसे बेचने जा रहा हूं तो मुझे इसे खरीदना ही होगा, चाहे इसके लिए मुझे पैसे क्यों ना खर्च करने पड़ें। जरूरी नहीं, अगर पवित्र तलवार जैसी कोई चीज़ बेची भी जाए तो उसे आध्यात्मिक क्रिस्टल के साथ तो बिल्कुल नहीं बेचा जाएगा। सॉन्ग यंग ने कहा, आध्यात्मिक क्रिस्टल के बिना हम क्या उपयोग करते हैं? चेन जियांग ने उत्सुकता से पूछा। मुझे नहीं पता। संक्षेप में, ये चीज़ें नीलामी में नहीं दिखाई देंगी। अगर वे लोग उन्हें बेचने को तैयार हैं तो इसका मतलब है कि वे कुछ खो रहे हैं। उन्हें इसे बराबर मूल्य की किसी चीज़ से बदल देना चाहिए। सॉन्ग यंग ने जवाब दिया। जूनियर मार्शल अंकल, आपके पास पहले से ही एक ग्रीन ड्रैगन दानववध तलवार है, आप एक पवित्र तलवार के बारे में क्यों सोच रहे हैं? वांग शियाओयुन ने पूछा। उसका मुंह तेल से भरा हुआ था। चेन जियांग ने जू जियानिक्सियन को देखा और हंसा। जियानिक्सियन, क्या आप पवित्र तलवार चाहते हैं? जू जियानिक्सियन ने अपना सिर हिलाया। मैं केवल अपने भले का उपयोग करता हूं, और अगर मैं इसे स्वयं परिष्कृत करना चाहता हूं तो यह मेरे लिए संतुष्टि के लिए पर्याप्त होगा, और अभी मेरे पास पहले से ही उस तरह की चीज़ है, और दूसरों के लिए इसे छीनना बहुत आसान है। जूनियर भाई, क्या आप अपने ग्रीन ड्रैगन दानववध ब्रॉडस्वॉर्ड को सभी के क्षितिज को व्यापक बनाने के लिए निकाल सकते हैं? मेरे पास पवित्र तलवार नहीं है, लेकिन दिव्य ब्लेड को छूना भी मजेदार है। वांग वेइक्वान हंसे, और हर कोई तुरंत उत्साहित हो गया, विशेष रूप से लियू जोंग्यू और सॉन्ग यंग। चेन जियांग ने उदारता से दिव्य ब्लेड निकाला। ये ब्लेड उसके लिए था, भले ही वह इसे न चाहता हो। उसके पास उसका अनुसरण करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उस समय 10 स्वर्गों के सर्वोच्च भगवान ने भी उसे अलग थलग करने के लिए बहुत प्रयास किए थे। किंवदंती है कि ग्रीन ड्रैगन दानववध ब्रॉडस्वॉर्ड एक दिव्य हथियार था जिसे एजियो ड्रैगन और दिव्य शिल्पकार ग्रैंड मास्टर द्वारा संयुक्त रूप से गढ़ा गया था।
लियू जोंग्यू ने ग्रीन ड्रैगन दानव वध ब्रॉडस्वॉर्ड को देखा जिसे चेन जियांग ने निकाला था, और चेन जियांग ने ब्लेड को पहले वांग वेइक्वान को सौंप दिया। वांग वेइक्वान को जब यह मिला तो उसके चेहरे पर तुरंत भाव बदल गए। ये बहुत भारी है। ये देखकर हर कोई भावुक हो गया। हर कोई जानता था कि वांग वेइक्वान के पास कितनी ताकत थी, और अब वांग वेइक्वान के लिए ब्लेड चलाना बेहद मुश्किल था, लेकिन चेन जियांग अभी बेहद आराम में था। क्या ऐसा है? मुझे ऐसा नहीं लगता। चेन जियांग की ग्रीन ड्रैगन दानव वध वाली तलवार लंबे समय से दूसरों को नहीं दी गई थी। वांग वेइक्वान ने एक लंबा चेहरा बनाया और अपने हाथों को आराम करने के लिए इस्तेमाल किया। फिर उसने ब्लेड पर शक्तिशाली हरे ड्रैगन और जटिल लेकिन सुंदर स्पिरिट अनाज को ध्यान से देखा। फिर उन्होंने इसे लियू जोंग्यू और सोंग यंग को दे दिया। जब उन्होंने इसे प्राप्त किया तो वे पहले से ही मानसिक रूप से तैयार थे, लेकिन फिर भी वे आश्चर्यचकित थे। ग्रीन ड्रैगन दानव हत्या की तलवार वास्तव में बहुत भारी थी, और चेन जियांग के लिए भी यह वही थी जब उसने इसे पहली बार प्राप्त किया था। लियू मेंगर ने भी इसे तब देखा था, लेकिन अब ये पहले से भी अधिक भारी थी। ये पहले से भारी क्यों है? लियू मेंगर को इसे स्थिर रूप से उठाने के लिए सहज क्यूई का उपयोग करना पड़ा। क्या इस ईश्वरीय कृपाण की सामग्री यहाँ बीच में मौजूद ईश्वरीय तलवार के समान हो सकती है? क्या ये हो सकता है कि यह ईश्वरीय कृपाण बड़ी हो सकती है? जब लियू जोंग्यू ने उन आत्मा दानों को देखा तो उसे लगा कि यह बेहद जटिल है। उसका गुरु एक दिव्य शिल्पकार वंशज था। उसने जो आत्मा दाना सीखा था वह एक दिव्य शिल्पकार द्वारा छोड़ा गया था, लेकिन अब वह पूरी तरह से भ्रमित था। उसने जो आत्मा दाना सीखा था वह उसे उनके ऊपर मौजूद आत्मा दाने को समझने नहीं दे सका। ये दिव्य शिल्पकार पूर्वज द्वारा पारित आत्मा अनाज की तरह बिल्कुल नहीं है। ये बहुत गहरा है और इसमें कई संयोजन भी हैं। सोंग यंग ने अपनी भौहें सिकुड़ी। पहले उसने और लियू जोंग्यू ने याद किया था कि बहुत सारे आत्मा अनाज को ध्यान में रखना असंभव था। भले ही चेन जियांग ने उन्हें ग्रीन ड्रैगन दानव हत्या वाली ब्रॉडस्वॉर्ड उधार दी हो, फिर भी उन्हें अध्ययन करने में बहुत समय लगेगा। उन्होंने चेन जियांग के साथ ग्रीन ड्रैगन दानव वध की तलवार का आदान प्रदान किया। चेन जियांग ने इसे वापस लेने के बाद वह हंसा। मुझे आश्चर्य है कि मेरी ये दिव्य ब्लेड उस दिव्य तलवार की तुलना में कितनी मजबूत है। यही बात होनी चाहिए। वह दिव्य तलवार भी बहुत शक्तिशाली है। ऐसा कहा जाता है कि यह तलवार सम्राट द्वारा छोड़ी गई 2 दिव्य तलवारों में से एक है। लियू जोंग्यू ने कहा, तलवार सम्राट? 9 सम्राटों में से एक के पास बहुत सारे दिव्य हथियार हैं। किंवदंती है कि उसके पास 3 दिव्य तलवारें हैं और उनमें से 2 बाहरी दुनिया को दे दी गई हैं। अभी उसके पास एक है। लियू जोंग्यू ने कहा, मैंने सुना है कि तलवार दिव्य महल भी इस अमर तलवार सम्मेलन में भाग लेने के लिए यहाँ है, इसलिए उन्हें यहाँ परेशानी पैदा करने के लिए होना चाहिए। हालांकि उनके पास तलवार सम्राट की 2 अमर तलवारें हैं, लेकिन वे हमेशा एक दूसरे के साथ मतभेद रखते हैं, सोंग यंग ने कहा। जू जियानिक्सियन आश्चर्यचकित था। उस स्थिति में इस अमर तलवार सम्मेलन में 2 अमर तलवारें दिखाई देंगी। ये काफ़ी चौंकाने वाला है कि मैंने सोचा था कि कुछ पवित्र तलवारें होंगी। मुझे अभी तक पता नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि यह अमर तलवार सम्मेलन दिव्य तलवार अमर महल द्वारा जानबूझकर तलवार दिव्य महल को लुभाने के लिए आयोजित किया गया था। लियू जोंग्यू ने कहा। जब उसने 2 दिव्य तलवारों के बारे में सुना तो वह भावुक हो गया, लेकिन ऐसी चीज़ प्राप्त करना आसान नहीं था। एक व्यक्ति जो उस तरह के दिव्य हथियार की रक्षा करता है वह निश्चित रूप से एक अत्यंत मजबूत अस्तित्व होगा। पवित्र तलवार प्राप्त करने में सक्षम होना पहले से ही बुरा नहीं था, लेकिन चेन जियांग ने केवल अमर तलवार के बारे में सोचा। इसके अलावा उसके पास पहले से ही एक दिव्य ब्लेड था, इसलिए दिव्य ब्लेड का अनुभव 2 पौराणिक तलवारों की तुलना में बहुत अधिक था। जियानिक्सियन, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम पहले से ही एक अमर सम्राट हो जाओगे। तुम हमेशा मुझसे तेज हो। चेन जियांग ने अफसोस जताया। अगर तुम भी अपने दिल को शांत कर सकते और मेरी तरह साधना कर सकते तो तुम निश्चित रूप से मुझसे बहुत पहले ही आगे निकल गए होते। तुम्हारी साधना मुझसे ज्यादा नहीं है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि तुम मुझसे कमजोर हो। जू जियानिक्सियन हंसा। भुना हुआ मांस खाने के बाद लियू जोंग्यू और अन्य लोग भी चले गए। मूल रूप से जू जियानिक्सियन चेन जियांग का पीछा करना चाहता था, लेकिन उसने उसे लियू मेंगर और अन्य लोगों के साथ रहने देने का फैसला किया। चेन जियांग भी वांग वेइक्वान के घर पर ज्यादा देर तक नहीं रुका और मू कियांजियांग को सोने के लिए एक होटल में ले आया, लेकिन लियू जोंग्यू के जाने से पहले उसने उसे 2 जेड प्लेटें दी, जिससे उसे और मू कियांजियांग को तलवार भगवान सम्मेलन में भाग लेने की अनुमति मिल गई। ये कल से शुरू हो रहा है। किसी ऐसे व्यक्ति को बुलाना बेहतर है जिसे हम जानते हैं। इससे हमें बहुत परेशानी से बचाया जा सकेगा। चेन जियांग खिड़की के सामने खड़ा था और अपनी पीठ को फैलाया। इस समय आकाश अभी अभी चमका था और सड़क पर बहुत से आलीशान कपड़े पहने लोग चल रहे थे। म्यू कियानजियांग ने अपने बालों में कंघी की और कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि बड़ी बहन जियानजियान इतनी गुप्त होगी। मुझे लगता है कि वह जितनी दिखती है उससे कहीं ज्यादा मजबूत है। बेशक, क्या तुम नहीं जानते कि वह किसकी पत्नी है?
चेन जियांग ने हंसते हुए कहा, तुमने उसके साथ कैसे बातचीत की? मुझे पता है कि बारबेक्यू के दौरान तुम लोग ध्वनि संचरण के माध्यम से लगातार एक दूसरे से बात कर रहे थे। क्या उसने मेरे बारे में कुछ बुरा कहा? नहीं, लेकिन मैं आपके अतीत के बारे में जानना चाहूंगा। म्यू कियानजियांग हंसा। आकर्षक और सुंदर म्यू कियानजियांग को देखकर चेन जियांग को हुआ जियांगयू का ख्याल आया। उसकी तरह हुआ जियांगयू में भी एक तरह का मनमोहक आकर्षण और मादक सुगंध थी। हुआ जियांगयू यहाँ नहीं थी, लेकिन वह और वो कियान कियान किसी अन्य स्थान पर साधना कर रहे थे, इसलिए वांग वेइक्वान को विवरण नहीं पता था। बहन जियानिक्सियन ने मुझे बताया कि सैकड़ों फूलों वाले अमर देश के फूल सम्राट उस समय आएंगे। म्यू कियानिक्सियांग का चेहरा प्रत्याशा से भरा था। मैंने सुना है कि वह तलवार का भी इस्तेमाल करती है, और यहाँ तक कि अपने क्षितिज को व्यापक बनाने के लिए उसने अपनी खुद की 100 फूलों वाली पवित्र तलवार का भी प्रदर्शन किया। जल्दी करो और साफ सफाई करो। चलो टहलने चलते हैं। शायद हम उससे मिल पाएं और उसके सैकड़ों फूलों वाले अमर देश में शामिल हो जाएं। चेन जियांग की आंखें चमक उठीं और उसने उत्सुकता से आग्रह किया। मू कियानजियांग ने अपने बालों को कंघी करने के बाद एक सादे और सरल कपड़े पहन लिए। हालांकि चेन जियांग ने उसके लिए कुछ शानदार कपड़े खरीदे थे, लेकिन उसे वे बहुत पसंद नहीं थे, इसलिए उसे अभी भी वे हल्के और साधारण कपड़े पसंद थे। फिर भी वे उसके आकर्षण को कम नहीं करेंगे, बल्कि उनमें एक हल्का और सुरुचिपूर्ण स्वभाव जोड़ देंगे। उसके चेहरे को घूंघट से ढकने के बाद चेन जियांग उसे बीच की सराय से बाहर ले आया और बीच में विशाल महल की ओर चल पड़ा। ये दिव्य तलवार अमर महल की शक्ति का केंद्र था, जहां प्रभारी और शक्तिशाली लोग रहते थे। दिव्य तलवार महल के पास के सभी होटल उच्चतम श्रेणी के थे, जिनमें अमर क्यूई इकट्ठा करने के लिए कई बड़ी बड़ी व्यवस्थाएं थीं, और यहां तक कि साधना में सहायता के लिए कुछ संरचनाएं भी थीं। इसलिए लागत बहुत डरावनी थी। जब वे दिव्य तलवार महल के करीब पहुंचे तो भीड़ भरे इलाके में उनके सामने अचानक हलचल मच गई। सभी लोग जल्दी से पीछे हट गए, फिर सड़क के दोनों ओर खड़े हो गए, जिससे रास्ता खुल गया। ये देखकर चेन जियांग ने उत्सुकता से म्यू कियानजियांग को एक तरफ खींच लिया। आमतौर पर कोई बड़ा शॉट देखने के लिए बाहर आता है, लेकिन आज दिव्य तलवार अमर महल में कई विशेषज्ञ एकत्र हुए थे, यहाँ तक कि कम महत्वपूर्ण सैकड़ों फूल अमर देश हुआ यानजिंग भी आया था। जब उन्होंने रास्ता खोला तो उन्होंने देखा कि एक बड़ा सुनहरा कारवां धीरे धीरे आ रहा है। गाड़ी को खींचने वाला कोई जानवर नहीं था, इसलिए एक नज़र में वे बता सकते थे कि यह सुनहरा गाड़ी एक सावधानीपूर्वक तैयार किया गया अमर उपकरण था, जो आध्यात्मिक क्रिस्टल को अपनी प्रेरक शक्ति के रूप में इस्तेमाल कर सकता था। इस तरह के व्यक्ति को पाने के लिए न केवल उनके पास आध्यात्मिक क्रिस्टल होना चाहिए, बल्कि उन्हें ऐसा करने में सक्षम होने के लिए रिफाइनर के एक समूह को भी जानना चाहिए। इससे ये देखा जा सकता है कि गाड़ी में बैठा व्यक्ति एक बड़ी शक्ति के भीतर एक महत्वपूर्ण व्यक्ति था। म्यू कियानजियांग ने अचानक चेन जियांग का हाथ कसकर पकड़ लिया। गाड़ी की ओर देखते हुए उसकी भौहें तन गईं, उसका चेहरा बेचैनी से भर गया। क्या हुआ? चेन जियांग ने ध्वनि संचरण के माध्यम से पूछा। म्यू कियानजियांग के ऐसे भाव से पता चलता है कि कुछ ऐसा था जिससे वह असहज महसूस कर रही थी। अंदर के व्यक्ति ने मुझे बहुत अजीब सा एहसास कराया। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन ये सब मेरे शरीर में मौजूद उस रहस्यमयी स्वर्ग की गोली की वजह से है। म्यू कियानजियांग ने ध्वनि संचार के साथ उत्तर दिया। अभी अभी मेरे शरीर में मौजूद स्वर्ग की गोली किसी कारण से उछली, जिससे मुझे यह एहसास हुआ कि इस गाड़ी के अंदर मौजूद व्यक्ति के पास एक बहुत ही डरावनी चीज़ है। चेन जियांग को समझ में नहीं आया, लेकिन उसे लगा कि यह अच्छी बात नहीं है। जब वह चाहता था कि बूढ़े आदमी म्यू कियानजियांग चले जाएं, तो गाड़ी की खिड़की अचानक खुल गई, जिसमें एक सुंदर चेहरा दिखाई दिया जो चाकू की तरह तेज था। म्यू कियानजियांग ने भी उस आदमी की ओर देखा और उसका नाजुक शरीर कांपने लगा, क्योंकि उसकी हथेलियों से भारी मात्रा में पसीना रिस रहा था। चेन जियांग ने इसे महसूस किया और तुरंत उसे दूर खींच लिया। उन्हें रोको। उसने देखा कि अचानक दो आकृतियां प्रकट हुईं, एक आगे और एक पीछे। चेन जियांग और उसे रोक रही थीं। चेन जियांग ने अपनी मुट्ठियां कस लीं और धीमी आवाज में कहा, तुम लोग क्या करने की कोशिश कर रहे हो? हमारे युवा मास्टर आपको अपने मेहमान के रूप में आमंत्रित करना चाहते हैं। चेन जियांग के सामने खड़े मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने कहा। धन्यवाद, लेकिन हम व्यस्त हैं। चेन जियांग ने म्यू कियानजियांग को खींचा, और जैसे ही उसने एक कदम आगे बढ़ाया, मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने चेन जियांग को रोकने के लिए एक हाथ बढ़ाया। मैं 3 तक गिनूंगा। अगर तुमने मुझे फिर से रोका तो हम विनम्र नहीं रहेंगे। चेन जियांग ने शांति से कहा, उसकी आवाज में हत्या के इरादे का संकेत था। आसपास का तापमान गिर गया, ऐसा लग रहा था कि वह गंभीर था। म्यू कियानजियांग ने कुछ नहीं कहा। हालांकि वह एक अमर सम्राट थी, फिर भी उसे लगा कि इस तरह के मामले को अभी भी चेन जियांग को ही संभालने देना चाहिए। यहाँ पहले से ही बहुत सारे लोग मौजूद थे, और अब जब ऐसा कुछ हुआ तो हर कोई देखने लगा। चेन जियांग की हत्या की मंशा को भांपते हुए सभी ने भौहें सिकोड़ लीं। वे दिव्य तलवार महल के बहुत करीब थे, और यहाँ लड़ने का मतलब था कि वे उसके खिलाफ नहीं जा सकते थे। 1 2 3
चेन जियांग ने जोर से और जल्दी जल्दी गिनती की। उन्हें जाने मत दो, कारवां के शीर्ष पर बैठा सुंदर अधेड़ व्यक्ति ठंडे स्वर में बोला। जैसे ही उसने ऐसा कहा, चेन जियांग का दूसरा हाथ हिलना शुरू हो गया। हर कोई स्पष्ट रूप से चेन जियांग को अपना हाथ उठाते हुए देख सकता था, जिससे एक लाल रोशनी निकली। उसके बाद मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति का मोटा हाथ जमीन पर गिर गया। उसके कटे हुए हाथ के स्थान से ताज़ा खून बह रहा था। मैंने पहले ही कहा था, अगर आप मुझे रोकेंगे तो मैं विनम्र नहीं रहूंगा। चेन जियांग ने गाड़ी पर बैठे आदमी की ओर देखने के लिए अपना सिर घुमाया और चिल्लाया, आप हमें क्यों रोक रहे हैं? हमने आपको उकसाया नहीं है। वह आदमी भी आश्चर्यचकित था। अगर वह यहाँ कोई कदम उठाता तो यह वास्तव में दिव्य तलवार महल को नाराज कर देता। चलो चलें, चेन जियांग ने गुस्से में कहा और म्यू कियान जियांग को जल्दी से दूर खींच लिया। चेन जियांग को जाते देख एक हाथ खो चुके मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने दर्द से पूछा, युवा मास्टर, किसी को भेजो जो उनका पीछा करे और पता लगाए कि वे कहाँ रहते हैं। अगर ज़रूरत पड़े तो उस आदमी को छुड़ाओ और औरत को मेरे पास वापस लाओ। उस आदमी ने सार्वजनिक रूप से ऐसा आदेश दिया था। ये देखा जा सकता था कि उसे कोई शर्म नहीं थी और हर कोई उसकी पहचान जानने के लिए बहुत उत्सुक था। चेन जियांग, जो वहां से जा चुका था, ने भी लॉन्ग जुएई द्वारा दिए गए संदेश के तहत ये शब्द सुने। अगर हिम्मत है तो आ जाओ, चाहे जितने भी लोग आएं, तुम मरोगे। अमर तलवार सम्मेलन खत्म होते ही मैं इस आदमी को जरूर मार डालूंगा। चेन जियांग अपने दिल में गुस्से में था। उस आदमी ने बिना किसी कारण के उन पर अपनी नजरें गड़ा दी थीं। कुछ ही समय बाद चेन जियांग को पता चला कि उनमें से सबसे मजबूत व्यक्ति अमर सम्राट था और बाकी सभी मानव अमरता के अंतिम काल के थे। चेन जियांग ने खुद को छिपाने के लिए म्यू कियान जियांग को रिंग में प्रवेश कराया और फिर उसने आसानी से उन लोगों को झटक दिया जो उसका पीछा कर रहे थे। म्यू कियान जियांग ने भी अपना रूप बदल लिया था, लेकिन म्यू कियान जियांग अभी भी चिंतित था। वह आदमी मेरी स्वर्ग की गोली की शक्ति को महसूस कर सकता है। भले ही मुझे अपना भेष बदलना पड़े, लेकिन अगर मैं उसके सामने आऊं तो वह मुझे जरूर पहचान लेगा। म्यू कियान जियांग ने हल्के से आह भरी। मुझे भी नहीं पता कि मैं ऐसा क्यों महसूस करता हूं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक आप उससे बचते रहेंगे तब तक आप उसके करीब आने पर भी ऐसा ही महसूस करेंगे, है ना? चेन जियांग ने पूछा। मुझे लगता है कि उसके शरीर पर कुछ ऐसा है जो मेरी रहस्यमय स्वर्ग की गोली से संबंधित है। म्यू कियान जियांग ने सिर हिलाया। चेन जियांग ने लॉन्ग जुएई को अपने आसपास की चीज़ों पर नज़र रखने के लिए कहा, ताकि आलीशान गाड़ी में बैठे आदमी के बहुत करीब न जाए। साथ ही वह हर जगह उस आदमी की पृष्ठभूमि के बारे में भी पूछ रहा था। और अब दिव्य तलवार महल के लोग उन्हें ढूंढ रहे थे, क्योंकि उन्होंने यहाँ एक चाल चली थी, उसकी एक भुजा को काटने के लिए। इसे उकसावे का कार्य माना जाता था। बहुत जल्दी ही चेन जियांग को उस आदमी की पृष्ठभूमि के बारे में पता चल गया, क्योंकि आज जो कुछ हुआ उससे भी काफ़ी हंगामा हुआ था। तलवार दिव्य महल के युवा स्वामी, तलवार दिव्य महल के हॉल मास्टर के परपोते। मैंने सुना है कि उन्हें तलवार आत्मा की किसी तरह की विरासत मिली थी, इसलिए वह इतनी कम उम्र में एक पवित्र तलवार को नियंत्रित करने में सक्षम थे। जियो जियांग, क्या आप जानते हैं कि आपके शरीर में स्वर्गीय कोर उससे क्यों संबंधित है? चेन जियांग ने पूछा। तलवार आत्मा, ये वही चीज़ हो सकती है, और मुझे तो ये भी नहीं पता कि तलवार आत्मा क्या है। म्यू कियान जियांग ने भौहें सिकोड़ी। तलवार दिव्य महल के स्वामी के परपोते का नाम डिंग जिंग्याओ है और अमर सम्राट के अधीन वह बेजोड़ माना जाता है। क्या इस तलवार दिव्य महल की दिव्य तलवार महल से दुश्मनी नहीं थी? अब जबकि दिव्य तलवार महल डिंग जिंग्याओ की तलाश में नहीं गया है, वह वास्तव में मुझे हर जगह खोजने गया है। चेन जियांग ने गुस्से में कहा, वास्तव में स्थिति वाले लोग नियमों की अनदेखी कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में क्या हम अभी भी अमर तलवार सम्मेलन में भाग लेंगे? मुझे चिंता है कि मैं आपके लिए मुसीबत खड़ी कर दूंगा। म्यू कियान जियांग ने कहा। जाओ, क्यों नहीं, मुझे पहले ही पता चल गया है कि फूल सम्राट कहाँ है। उस समय जब तक तुम सैकड़ों फूलों के अमर देश में शामिल हो जाते हो, तलवार दिव्य महल भी तुम्हें भड़काने की हिम्मत नहीं करेगा। चेन जियांग ने उसके कंधे को थपथपाया। चिंता की कोई बात नहीं है, अपना जंगली नाम हटाओ। अगर वह आदमी फिर से आने की हिम्मत करता है तो तुम आकर मुझसे लड़ सकते हो। म्यू कियान जियांग ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, हम सब मिलकर उसे पीटेंगे, उसे कुछ सम्मान देंगे और वह शांत हो जाएगा। हम भाई बहनों के साथ खिलवाड़ करना इतना आसान नहीं है। यही बात है। चेन जियांग ने हंसते हुए कहा, चिंता मत करो, मैं निश्चित रूप से आपको एक अच्छी तलवार पाने में मदद करूंगा। डिंग जिंग्याओ एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति के पास खड़ा था और धीरे से कहा, दादाजी, मैंने लापरवाही से हमला नहीं किया। मुझे लगता है कि उस महिला में मेरी तलवार की आत्मा से ज्यादा मजबूत कुछ है। तलवार क्यूई बेहद कमजोर है, लेकिन ये दिव्य तलवार अमर महल के बीच में दिव्य तलवार की तलवार क्यूई के समान है। मुझे आश्चर्य है कि उसके शरीर में क्या है। अगर तुम्हारे परदादा आएं तो उन्हें पता चल जाएगा कि यह क्या है। मैंने पहले ही किसी को उसे संदेश भेजने के लिए भेज दिया है, इसलिए हम जल्द ही पुष्टि कर पाएंगे कि यह क्या है।
वह तलवार दिव्य महल का महान कबीले का बुजुर्ग था, उसका दर्जा बहुत ऊंचा था और उसकी ताकत भी मध्यवर्ती अमर राजा अवस्था में थी। इस समय कोई अंदर आया और एक पत्र सौंपा। डिंग तियानभुई ने इसे खोला और उस पर लिखे शब्द तुरंत गायब हो गए। डिंग तियानभुई को भी पत्र की विषय वस्तु पता थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह वही होगा। डिंग तियानहुई ने कागज के खाली टुकड़े को कसकर पकड़ लिया। उसके हाथ वास्तव में कांप रहे थे और वह बेहद उत्साहित दिख रहा था। आपके परदादा जल्द ही आएंगे, डिंग जिंग्याओ ने चौंकते हुए कहा। आखिर ऐसा क्या है जिसने इस महान दादा को, जिन्होंने 10,000 वर्षों से कभी भी तलवार दिव्य महल नहीं छोड़ा है, व्यक्तिगत रूप से आने पर मजबूर कर दिया? उस महिला के शरीर पर जो चीज़ है वह मेरी तलवार आत्मा से कहीं अधिक शक्तिशाली है। आपकी तलवार की आत्मा हजारों असंख्य ताव दिव्य तलवार की आत्मा का एक धागा मात्र है जो दिव्य तलवार पर छिपी हुई है, और जो चीज़ महिला के पास है वह तलवार सम्राट की सच्ची विरासत है। मुझे नहीं पता कि यह एक महिला पर क्यों दिखाई देगी, लेकिन तलवार सम्राट और दान सम्राट के नाइट डेविल हेल में प्रवेश करने के बाद इसके बारे में कोई खबर नहीं थी। डिंग तियानहुई की आंखें असामान्यता से भरी हुई थीं। अगर हम इस महिला को प्राप्त कर सकते हैं तो हमारे तलवार दिव्य महल की ताकत निश्चित रूप से उस दिव्य तलवार महल से बहुत जल्दी हार जाएगी। डिंग जिंग्याओ ने अपने दांत पीसते हुए कहा, अगर मुझे पहले पता होता तो मैं उस महिला को बिना किसी परवाह के नीचे ले जाता और मुझ पर दिव्य तलवार महल के बारे में बहुत चिंतित होने का आरोप लगाता। कोई बात नहीं, उन्होंने अभी तक दिव्य तलवार अमर महल नहीं छोड़ा है। आपके परदादा जल्द ही यहाँ आएंगे और उस समय उस महिला को खोजने का कोई रास्ता होना चाहिए। डिंग तियानहुई ने गहरी सांस ली। आपके विवरण से महिला अनुयायी बहुत शक्तिशाली लगती है। जब उसने ये कदम उठाया तो जनजात क्यूई केवल सांसारिक अमर अवस्था के मध्यवर्ती चरण में थी। यह इतनी शक्तिशाली नहीं थी। डिंग जिंग्याओ ने कहा, परदादा को यकीन है कि महिला के पास तलवार सम्राट की विरासत है। उन्होंने इसकी पुष्टि कैसे की? जिन लोगों ने तलवार आत्मा को अवशोषित कर लिया है वे इसे महसूस कर पाएंगे। तलवार सम्राट की विरासत प्राप्त करने का मतलब है कि वे तलवार आत्मा की स्वीकृति प्राप्त करने में सक्षम होंगे। वे आसानी से दिव्य तलवार को नियंत्रित कर सकते हैं, हमारे विपरीत जिन्हें इसका उपयोग करने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा खर्च करने की आवश्यकता होती है। डिंग तियानहुई ने कहा, यह सब परदादा पर निर्भर करता है। डिंग जिंग्याओ ने अपनी मुट्ठी भींचते हुए कहा, चेन जियांग और म्यू कियानजियांग बाहर नहीं गए। इसके बजाय उन्होंने वांग वेइक्वान को एक संदेश देने के लिए किसी को भेजा जिसमें एक पता छोड़ा गया था। वह लियू जोंग्यू से मिलना चाहता था। जो आया वह लियू जोंग्यू नहीं था बल्कि लियू मेंगर था। बड़ी बहन मेंगर, आप यहाँ क्यों हैं? चेन जियांग थोड़ा हैरान था, लेकिन वह मन ही मन खुश भी हुआ क्योंकि आखिरकार उसे लियू मेंगर के साथ अकेले रहने का मौका मिला था। लियू मेंगर ने हल्के हरे रंग की लंबी पोशाक पहनी थी। वह बहुत ही साधारण तरीके से तैयार थी, रानी के स्वभाव के विपरीत जब वह दिव्य शस्त्र मिल में थी, लेकिन फिर भी उसने एक अद्वितीय और महान भावना दी। जियो जियांग, बड़ी बहन मेंगर और मुझे कुछ बातें अकेले में करनी हैं। थोड़ी देर यहीं रुको। चेन जियांग ने म्यू कियानजियांग के हैरान भाव की परवाह नहीं की। उसने लियू मेंगर के मुलायम जैद हाथों को पकड़ लिया और जल्दी से कमरे में चली गई। इससे पहले जब वे एक साथ बारबेक्यू मांस खा रहे थे तो म्यू कियानजियांग ने सोचा था कि उनका रिश्ता उतना अच्छा नहीं था, लेकिन अब वह हैरान थी। उसने चेन जियांग और लियू मेंगर के बीच इस तरह के रिश्ते की उम्मीद नहीं की थी। ये सिर्फ इतना था कि उसने उस समय इसे छुपाया था। क्या सिस्टर जियानिक्सियन को इस बारे में पता नहीं होगा? मैं कितना बुरा हूँ, गुरु और शिष्य। म्यू कियानिक्सियांग ने कसकर बंद दरवाजे को देखा और अपनी कल्पना को उड़ने से रोक नहीं सका। चेन जियांग और लियू मेंगर बिस्तर के किनारे बैठे थे, जबकि चेन जियांग ने उसके बेहद खूबसूरत जैद चेहरे को पकड़ रखा था और उसकी खूबसूरत आंखों को देख रहा था जिसमें असीम कोमलता थी। बड़ी बहन मेंगर, मुझे आपकी बहुत याद आती थी। चेन जियांग ने धीरे से उसके गालों को सहलाया। मैं भी, बस इतना है कि हम अभी एक दूसरे के लिए उपयुक्त नहीं हैं। लियू मेंगर ने हल्की सी आह भरी और चेन जियांग की बाहों में झुक गई। छोटे बदमाश, इतने सालों में तुम ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति रहे हो जिसने दूसरों को चिंता में डाला है। केवल छोटी लड़की जियानिक्सियन को ही तुम पर पूरा भरोसा है। चेन जियांग ने अपना सिर नीचे किया और उसके होठों को चूमा। लियू मेंगर ने उसे पानी की तरह कोमल निगाहों से देखा, फिर अपनी आंखें बंद की और चेन जियांग को चूमना शुरू कर दिया। हम चुंबन के बीच में लियू मेंगर ने अचानक अपने कपड़ों में एक बड़ा हाथ महसूस किया और मदद नहीं कर सका, लेकिन चिल्लाया, बदमाश, आपकी नई पहचानी गई बहन अभी भी बाहर है। चेन जियांग ने अनिच्छा से अपना हाथ वापस खींच लिया और लियू मेंगर की कमर के चारों ओर अपनी बांह लपेट ली। लालच से उसकी जीभ चूसने लगा। बहुत जल्दी वे दोनों एक कृतघन चुंबन में गिर गए। बस, अगर हम बाहर जाएंगे तो तुम्हारी बहन जरूर हंसेगी। उसके गाल थोड़े लाल थे जिससे वे और भी अधिक आकर्षक हो गए, जिससे चेन जियांग उसके जैद जैसे चिकने गालों को चूमने से खुद को रोक नहीं सका। लियू मेंगर ने अपने कपड़े ठीक किए, फिर अपने कमरे से बाहर चला गया।
दरवाज़ा खोलने के बाद उसने देखा कि म्यू कियान जियांग बड़ी बड़ी आंखों से उन्हें घूर रहा था, जो जिज्ञासा से भरी हुई थीं। वह पूछना चाहता था लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हुई। हम बस निजी तौर पर बात करने जा रहे हैं। चेन जियांग ने अपनी बात छिपाई। मुझे विश्वास नहीं होता। म्यू कियान जियांग ने अपनी जीभ बाहर निकाली। भाई, तुम भी वास्तव में एक प्लेबॉय हो। ठीक है, ये वैसा ही है जैसा आप सोच रहे हैं। आपको बकवास नहीं करनी चाहिए। चेन जियांग ने शर्मीली लियू मेंगर को आगे बढ़ाया और मेज पर बैठ गया। जियो जियांग, वह और मैं लंबे समय से साथ हैं। जियानिक्सियन भी यह जानता है, इसलिए बकवास मत करो। लियू मेंगर ने थोड़ा मुस्कुराया, जिससे वह उसे अचंभित होकर देखने लगा। मैं बड़ी बहन मेंगर के बारे में जानता हूँ, मैं समझता हूँ। क्या तुम मुझे बता सकती हो कि यह भाई बदमाश कितनी महिलाओं से संबंधित है? म्यू कियान जियांग अचानक उत्सुक हो गया और उसने पूछते हुए हंस दिया। लियू मेंगर ने चेन जियांग की ओर देखा, फिर हंसते हुए कहा, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। चलो पहले तलवार आत्मा के बारे में बात करते हैं। जिस व्यक्ति ने उस व्यक्ति की बांह काट दी, वह छोटा बदमाश होना चाहिए, है ना? जब लियू मेंगर यहाँ आए तो उन्होंने पहले ही इस मामले का अनुमान लगा लिया था। हाँ, उस आदमी ने हमें रोका और जाने नहीं दिया। ये और भी हैरान करने वाली बात है, अगर हम उसे सबक नहीं सिखाते तो मैं ड्रैगन सबड्यूइंग स्कूल में नहीं रहूंगा। चेन जियांग ने ठंडी सांस ली। मेरे माता पिता नहीं आ सके क्योंकि उन्हें कुछ काम था, इसलिए उन्होंने मुझे आने के लिए कहा। लियू मेंगर ने मू कियान जियांग को देखा। वह जानती थी कि यह मामला मू कियान जियांग की वजह से उठा था। उस डिंग जिंग्याओ का तलवार दिव्य महल में बहुत ऊंचा स्थान है। भले ही वह आमतौर पर थोड़ा दबंग है, लेकिन वह सड़कों पर लोगों को लूटने की कोशिश नहीं करेगा। म्यू कियान जियांग एक पल के लिए हिचकिचाया और फिर लियू मेंगर ने फिर से कहा, छोटी बहन जियाओ जियांग, आप किस बारे में चिंतित हैं? क्या आप मेरे और इस छोटे बदमाश के बीच के मामले के बारे में नहीं जानते हैं? आगे बढ़ो, लेकिन तुम्हें ये बात उसके लिए गुप्त रखनी होगी, बड़ी बहन मेंगर। चेन जियांग ने कहा। बिल्कुल, लियू मेंगर ने सिर हिलाया। फिर म्यू कियान जियांग ने उसे अपने शरीर में स्वर्गीय गोली के बारे में बताया, क्योंकि जब डिंग जिंग्याओ करीब आया तो उसे अजीब सा एहसास हुआ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम, छोटी बदमाश, वास्तव में नाइट डेविल हेल में पौराणिक पवित्र भूमि में से एक में जाओगी। लियू मेंगर ने थोड़ा सा भौहें सिकुड़ी। उसने पहले ही उसे बता दिया था कि वह चेन जियांग के साथ निषिद्ध भूमि से बाहर निकल आई थी। तलवार आत्मा क्या है? चेन जियांग ने पूछा। समय के साथ ये दिव्य तलवार के भीतर संघनित हो जाएगा और केवल वे लोग जो तलवार के साथ किस्मत में हैं, वे तलवार की आत्मा प्राप्त करने में सक्षम होंगे। तलवार की आत्मा के साथ ये तलवार सम्राट के तलवार के रास्ते में थोड़ी अंतर्दृष्टि होने के बराबर है। यही कारण है कि उसने तलवार के रास्ते में उत्कृष्ट उपलब्धियां हासिल की हैं। उद्धरण चिन्ह, जब डिंग जिंग्याओ 10 साल का था तो उसने तलवार की आत्मा की एक लट को अवशोषित कर लिया था, और अब वह पहले से ही 100 साल का है। उसका दावा है कि अमर सम्राट के अधीन कोई भी उसे हराने में सक्षम नहीं है। लियू मेंगर ने समझाया। जहां तक तुम्हारे शरीर में स्वर्ग की गोली की बात है, जियो जियांग, मुझे ज्यादा यकीन नहीं है, लेकिन जब मैं अपने माता पिता के साथ यहाँ आया था तो मैंने दिव्य तलवार महल के एक बुजुर्ग से तलवार सम्राट के बारे में सुना था। उस समय तलवार सम्राट ने दान सम्राट के साथ रात्रि शैतानी नरक में प्रवेश किया था, लेकिन उसके बाद इसके बारे में कोई खबर नहीं थी। ओह, ये सही है। तलवार सम्राट एक महिला है, लियू मेंगर ने कहा। उस समय चेन जियांग को यकीन था कि स्वर्ग की गोली दान सम्राट की नहीं थी। अब ये वास्तव में तलवार सम्राट की स्वर्गीय गोली थी। अगर ऐसा था तो तलवार सम्राट पहले ही मर चुका था। तलवार सम्राट मर चुका है। चेन जियांग अविश्वास में था। मुझे नहीं पता, शायद वह तलवार सम्राट द्वारा छोड़ी गई विरासत थी। विशेषज्ञों के लिए इसे पूरा करना बहुत मुश्किल नहीं होना चाहिए। लियू मेंगर ने मू कियान जियांग का हाथ पकड़ लिया और गंभीरता से कहा, जियाओ जियांग, अगर वह वास्तव में तलवार सम्राट की वस्तु है तो आपको भविष्य में सावधान रहना चाहिए। उस वस्तु का मूल्य लिटिल स्काउंड्रेल के पास मौजूद दिव्य ब्लेड से अलग नहीं है। बड़ी बहन मेंगर, मैं सैकड़ों फूलों के अमर देश जाना चाहती हूँ। मैंने सुना है कि फूल सम्राट यहाँ है। क्या आप मुझे उससे मिलवाने में मदद कर सकती हैं? आपको सैकड़ों फूलों के अमर देश से किसी को जानना चाहिए। म्यू कियान जियांग ने कहा, मुझे स्वर्ग की गोली की शक्ति को सक्रिय करने के लिए एक सुरक्षित स्थान की आवश्यकता है। मुझे लगता है कि स्वर्ग की गोली के अंदर अभी भी कई चीजें छिपी हुई हैं, जिन्हें मैं तलाशने के लिए इंतजार कर रही हूँ। अब चेन जियांग को समझ में आ गया कि म्यू कियान जियांग ने क्यों कहा कि उसे अपनी शक्ति दिखाने के लिए एक अच्छी तलवार की जरूरत है। स्वर्ग की गोली वास्तव में तलवार सम्राट से बहुत करीब से संबंधित थी। लियू मेंगर हल्के से हंसे। इस छोटे बदमाश के पास सैकड़ों फूलों के अमर देश के अंदर लोग हैं। ये सबसे अच्छा होगा यदि आप वहां चले जाएं। कौन? मैं कैसे नहीं जानता। चेन जियांग ने इसके बारे में सोचा और पुष्टि की कि वह सैकड़ों फूलों के अमर देश में किसी से परिचित नहीं था। जियांग यू और कियान कियान, वे दोनों वहां कीमिया का अध्ययन कर रहे हैं।
आपकी जूनियर प्रशिक्षु बहन ने इसकी सिफारिश की थी। लियू मेंगर ने उसकी ओर आंखें घुमाईं। क्या ये हुआ जियांगयू और वो कियान कियान हैं? भाई ने मुझे उनके बारे में पहले बताया था। हुआ जियांगयू उनका कनिष्ठ भतीजा है, वह कभी उनके समान ही संप्रदाय में था और इसके अलावा उसे हुआ जियांगयू की विरासत मिली थी। लियू मेंगर की वर्तमान अभिव्यक्ति को देखकर म्यू कियान की आंख को अचानक कुछ समझ में आया और उसने चेन जियांग को तिरस्कार से देखा। क्या ये हो सकता है? वे भी? म्यू कियान जियांग ने धीमी आवाज में कहा। जियांगयू उसका गुलाम है कियान कियान। मुझे ज्यादा यकीन नहीं है, लेकिन मेरे लिए इस छोटे बदमाश के चंगुल से बच निकलना मुश्किल होगा। मैंने कियान कियान को पिछली बार देखा था, वह अभी तक इस छोटे बदमाश द्वारा नष्ट नहीं की गई है। लियू मेंगर ने चेन जियांग को देखा और हल्के से सूंघा। लियू मेंगर ने म्यू कियान जियांग का हाथ पकड़ लिया और कहा, चलो मैं तुम्हें सैकड़ों फूलों के अमर देश के लोगों की तलाश में ले जाऊंगा। अपनी वर्तमान प्रतिभा के साथ आपके लिए सैकड़ों फूलों के अमर देश में शामिल होना आसान होगा। भले ही तलवार दिव्य महल आपको पकड़ना चाहे, वे हिम्मत नहीं करेंगे। म्यू कियान जियांग तुरंत बहुत खुश हुई। उसने हंसते हुए कहा, यहाँ आते समय चलो मेरे भाई की चीज़ों के बारे में बात करते हैं। तो फिर मेरा क्या? मैं भी जाना चाहता हूँ। मैं फूल सम्राट से मिलना चाहता हूँ। चेन जियांग ने उत्सुकता से कहा। तुम्हारा जाना बेहतर नहीं है। मैंने जियांगयू से सुना है कि फूल सम्राट की तुम्हारे बारे में अच्छी राय नहीं है। लियू मेंगर ने चिंतित होकर कहा, यह कैसे संभव है? मैंने उसे नाराज नहीं किया। चेन जियांग पूरी तरह हैरान था। शायद इसलिए कि आपने स्वर्ग पृथ्वी हत्या विधि में महारत हासिल कर ली है। फूल सम्राट को मारना पसंद नहीं है और इसके अलावा जीवन का सम्मान करता है। आपको डीतियान में एक हत्यारा दानव माना जा सकता है, शायद इस वजह से, और आपकी हत्या का इरादा बहुत प्रसिद्ध है। लियू मेंगर ने कहा, उसे मेरे पास छोड़ दो, मैं व्यवस्था करूंगा। वह मेरी छोटी बहन भी है। लियू मेंगर ने मू कियान जियांग को देखकर मुस्कुराए और मू कियान जियांग भी हंस पड़ा। उन दोनों के बीच संबंध पहले से ही बहुत अच्छे हो गए थे। मम्मा, मेरे पास एक अच्छी तलवार है, इसलिए मैं तुम्हें उसे देने दूंगा। चेन जियांग ने असहाय होकर आह भरी। म्यू कियान जियांग ने चेन जियांग को अलविदा कहने के बाद लियू मेंगर के साथ प्रस्थान किया। जाने से पहले चेन जियांग ने उसे एक ज़ैड टोकन दिया जिससे उसे अमर तलवार सम्मेलन में भाग लेने की अनुमति मिली। फूल सम्राट जीवन का इतना सम्मान करते हैं, क्या ये हो सकता है कि उन्होंने जीवित वध विधि में महारत हासिल कर ली है? लॉन्ग जुएई ने कहा, मैं अभी जीवित वध विधि की जांच कर रहा हूं, लेकिन ये केवल आपका अनुमान है। चेन जियांग ने कहा, उसने पहले ही जानवर वध विधि प्राप्त कर ली थी, लेकिन वह अभी तक इसका अध्ययन करने नहीं गया था। जब तक मैं उसे नहीं देख सकता, उसे अमर तलवार सम्मेलन के दौरान प्रकट होना चाहिए। कल अमर तलवार सम्मेलन होने वाला था और शाम के समय एक बेहद चौंकाने वाली खबर आई। हॉल मास्टर, जिसने 10,000 सालों से तलवार दिव्य महल नहीं छोड़ा था, वास्तव में दिव्य तलवार अमर महल में आ गया। दिव्य तलवार अमर महल के स्वामी भी इस खबर से हैरान थे, क्योंकि अमर तलवार सम्मेलन इतनी पुरानी कलाकृति को बाहर नहीं लाएगा। ये देखा जा सकता था कि उसके यहाँ आने के कुछ और ही इरादे थे। क्या ये हो सकता है कि उस जंगली लड़की के शरीर में स्वर्गीय गोली ने उसे आकर्षित किया हो? सौभाग्य से बड़ी बहन मेंगर पहले ही उसे ले जा चुकी थी। फूल सम्राट की सुरक्षा के साथ वह ठीक होनी चाहिए। अगर वह मैं होती तो ये कहना मुश्किल होता। चेन जियांग ने चुपके से राहत की सांस ली, क्योंकि डिंगवुजोंग के आने पर भले ही रात देर हो जाती थी, बहुत से लोग सो नहीं पाते थे। डिंगवुजोंग एक बहुत शक्तिशाली प्राणी था और उसके हाथ में एक दिव्य तलवार थी। 9 स्वर्गों में उसकी शक्ति भी चरम पर थी, और हालांकि उसने कोई अमर देश स्थापित नहीं किया था, लेकिन उसकी समग्र शक्ति बहुत मजबूत थी। केवल दिव्य तलवार अमर महल, जिसके पास उसके जैसी ही शक्ति थी, उसका विरोध करने की हिम्मत कर सकता था। सुबह सुबह चेन जियांग अपनी साधना से जाग गया। वह वर्तमान में साधना कर रहा था और उसने रंगीन पवित्र कोर से पवित्र ऊर्जा को अवशोषित किया। ऐसा लगता है कि अगर आप इस रंगीन पवित्र कोर को पूरी तरह से परिष्कृत कर लेते हैं, तो आपको अमर सम्राट के दायरे में प्रवेश करने में सक्षम होना चाहिए। साथ ही यह आपको संत शक्ति की खेती के लिए एक अच्छी नींव रखने की अनुमति देगा। जब चेन जियांग ने रंगीन पवित्र कोर प्राप्त किया था, तो लॉन्ग जुएई ने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि यह रंगीन पवित्र कोर चेन जियांग के लिए बहुत मददगार होगा, क्योंकि यह उसे अमर सम्राट के दायरे में और भी तेजी से कदम रखने की अनुमति देगा। दिव्य तलवार सम्मेलन शुरू हो चुका था और बहुत से लोग नीलामी घर में पहले ही प्रवेश कर चुके थे। पिछले कुछ दिनों से कुछ कीमती तलवारों के दिखने की अफवाहें फैल रही थीं, और तलवारों से प्यार करने वाले बहुत से लोग लंबे समय से इस कार्यक्रम को देखने के लिए उत्सुक थे। ये स्थान दिव्य तलवार महल के अंदर था और इसमें प्रवेश करने के लिए एक जेड प्लेट की आवश्यकता थी। पहले लियू जोंग्यू ने उसे एक जेड प्लेट दी थी, लेकिन अब चेन जियांग नीलामी घर में प्रवेश करने के लिए उस जेड प्लेट का उपयोग कर रहा था। अंदर घुसते ही उसे कई शक्तिशाली आभाएं महसूस हुईं। इस चमकीले प्रदर्शनी हॉल में कई पारदर्शी अलमारियां थीं।
अंदर कई तेज तलवारें और शानदार म्यान थे। वहां कई प्रसिद्ध तलवारें थीं, दर्जनों उच्च श्रेणी की अमर तलवारें थीं और हर एक अलग थी। तलवारों के मूल मालिक सभी प्रसिद्ध लोग थे जो मर चुके थे, और दिव्य तलवार महल ने उन्हें इकट्ठा करने के लिए, उन्हें खरीदने के लिए बड़ी मात्रा में आध्यात्मिक क्रिस्टल खर्च किया था। इसे दिव्य तलवार महल का गुप्त तलवार मंडप भी कहा जा सकता है। चेन जियांग ने अचानक लियू मेंगर और उसके समूह को देखा। लियू मेंगर जू जियानिक्सियन को लाया, जो उसका पीछा कर रहा था, और प्रसिद्ध तलवारों को देखा, सोंग यंग ने समझाया। म्यू कियानजियांग को लियू मेंगर का पीछा करते हुए न देखकर चेन जियांग का मानना था कि म्यू कियानजियांग ने सफलतापूर्वक सैकड़ों फूलों के अमर देश में प्रवेश कर लिया है। जो लोग इस जगह में प्रवेश करने में सक्षम थे, वे सभी एक निश्चित स्तर के लोग थे। इसलिए अगर वे यहाँ कुछ प्रसिद्ध लोगों को भी देखते तो वे हंगामा नहीं करते और बहुत संयम से काम लेते। चेन जियांग ने भीड़ के बीच से यात्रा की और सुना कि फूल सम्राट भी आ गया है। वह पुष्टि करना चाहता था कि मू कियानजियांग उसके साथ नहीं थी, क्योंकि केवल फूल सम्राट ही उसकी सुरक्षा की गारंटी दे सकता था। वहां चेन जियांग ने म्यू कियानजियांग को देखा। उसने एक साधारण और सुरुचिपूर्ण सफेद पोशाक पहनी हुई थी और उसके चेहरे पर घूंघट था, और वह हर कदम पर सफेद पोशाक पहने कुछ सुंदर और आकर्षक लड़कियों के साथ चल रही थी। जब बैंगनी रंग के कपड़े पहने महिला दिखाई दी तो कई लोगों ने पहले ही अनुमान लगा लिया था कि वह सैकड़ों फूलों वाली अमर भूमि है। उसका जैद चेहरा बैंगनी घूंघट से ढका हुआ था और उसकी खूबसूरत आंखों की जोड़ी में राजसीपन की भावना थी, लेकिन इसने अपना आकर्षण नहीं खोया। जैसा कि उम्मीद थी, ये वही है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह और भी शक्तिशाली हो जाएगी। उस समय वह एक बहुत शक्तिशाली महिला विशेषज्ञ थी। सू मेयाओ ने आह भरी। बहुत समय हो गया है। मुझे आश्चर्य है कि क्या वह अभी भी हमें याद करती है। बाई यूयू ने कहा, अब आपको राहत मिलनी चाहिए क्योंकि वह जंगली लड़की उसके पास है। चेन जियांग को राहत मिली, लेकिन वह फिर से घबरा गया क्योंकि उसने एक दुबले पतले बूढ़े आदमी को लोगों के एक समूह को लेकर आते देखा। आगे चल रहे बूढ़े व्यक्ति के सिर पर छोटे छोटे सफ़ेद बाल थे, चेहरे पर कुछ झुर्रियां थीं और उसकी आंखें दिव्य प्रकाश से भरी हुई थीं। जब वह आगे बढ़ा तो पारदर्शी डिस्प्ले केस में रखी तलवारें हल्की सी कांपने लगीं, मानो वह कोई तीखी दिव्य तलवार हो। बूढ़े आदमी के पीछे डिंग जिंग्याओ को देखकर चेन जियांग को पता था कि बूढ़ा आदमी तलवार दिव्य महल का स्वामी डिंग वुजोंग होना चाहिए। केवल इस तरह के बूढ़े सनकी के पास ही इतनी शक्तिशाली तलवार क्यों ही होगी। इस तरह का व्यक्ति तलवार के रास्ते से तलवार के साथ एक के दायरे तक पहुंचने में सक्षम होगा। उसके पास एक तलवार आत्मा भी होनी चाहिए, लॉन्ग जुएई ने कहा। चेन जियांग को एक बुरा पूर्वाभास हुआ और वह उत्सुकता से वहां गया। अभी बहुत से लोग डिंग वुजोंग को देख रहे थे। वह 9 स्वर्गों में एक प्रसिद्ध रैंकर था। न केवल उसके पास एक दिव्य तलवार थी, बल्कि उसके पास एक बेजोड़ तलवार तकनीक भी थी। और अब डिंग वुजोंग फूल सम्राट की ओर चल रहा था। परदादा, वह औरत। डिंग जिंग्याओ ने म्यू कियानजियांग की ओर इशारा किया और चिल्लाया। यद्यपि पुष्प सम्राट के पास प्राचीन सम्राट स्तर की शक्ति नहीं थी, फिर भी उसकी वर्तमान विकास दर के साथ कई लोगों का मानना था कि वह भविष्य में उस स्तर का अस्तित्व बन जाएगा। वह इस समय बहुत शांत थी। जाहिर है कि उसे डिंग वुजोंग के आने का कारण पता था। म्यू कियानजियांग को उसे कुछ बातें बतानी चाहिए थीं। जिंग्याओ, जाओ और उस महिला को बुलाओ। मैं गारंटी देता हूं कि कोई भी तुम्हें रोकने की हिम्मत नहीं करेगा। डिंग वुजोंग ने अचानक कहा, जिससे सभी चौंक गए। वे सभी एक तरफ हट गए। तलवार दिव्य महल के लोग वास्तव में दिव्य तलवार महल द्वारा आयोजित सम्मेलन में फूल सम्राट के लोगों को छीनना चाहते थे। ये बहुत पागलपन था। यहाँ तक कि चेन जियांग ने भी नहीं सोचा था कि डिंग वुजोंग ऐसा करेगा। डिंग जिंग्याओ पहले ही आ चुका था और फूल सम्राट भौहें सिकोड़ रहा था। उसके शरीर से एक हल्की आभा निकली जो डिंग जिंग्याओ को रोकना चाहती थी, लेकिन उसी पल डिंग वुजोंग अचानक गायब हो गया, और जब वह दिखाई दिया तो वह पहले से ही लकड़ी की तलवार के साथ फूल सम्राट के सामने था। लकड़ी की तलवार उसके हाथ में थी और तलवार की नोक फूल सम्राट की जैद गर्दन पर थी। की हत्या की मंशा हर किसी को महसूस हो सकती थी। इसके अलावा उसके हाथ में तलवार लकड़ी की तलवार नहीं थी, बल्कि एक दिव्य तलवार थी। बस ये लकड़ी की तलवार की तरह ही लग रही थी। यदि आप उस लड़की की रक्षा करना चाहते हैं तो आपको मरना होगा। वह मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, डिंग वुजोंग, और मैं अपनी जान जोखिम में डालने को तैयार हूँ। डिंग वुजोंग ने ठंडे स्वर में कहा। डिंग जिंग्याओ पहले तो थोड़ा चिंतित था, लेकिन अब जब उसने अपने परदादा को इतना शक्तिशाली होते देखा तो वह मन ही मन खुश हुआ और तेजी से म्यू कियानजियांग की ओर बढ़ा, जिसका चेहरा भय से भरा हुआ था। अगर तुम उसे आज ही ले जा सको तो मेरा सैकड़ों फूलों वाला अमर देश तुम्हारे तलवार दिव्य महल के साथ मरने तक चैन से नहीं बैठेगा। तुम्हारे हाथों में दिव्य तलवार है। मैं वास्तव में तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मैं तुमसे डर जाऊंगा। फूल सम्राट की ठंडी आवाज में गुस्से का निशान था, लेकिन वह अभी भी बहुत शांत थी, ये दिखाते हुए कि उसके पास एक तुरुप का पत्ता था।
मैं पूरा तलवार दिव्य महल बलिदान करने को तैयार हूँ, मैं इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचूंगा। भले ही दिव्य तलवार महल मुझे रोक दे, लेकिन आज मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपनी जान जोखिम में डालकर मर जाऊंगा। डिंग वुजोंग की आवाज़ दृढ़ संकल्प और पागलपन से भरी हुई थी। ऐसा लगता है कि उसने पहले ही सावधानी को हवा में उड़ाने का फैसला कर लिया है। उनके लिए तलवार सम्राट की विरासत बहुत महत्वपूर्ण थी। ऐसा लगता है कि यह बूढ़ा आदमी जल्द ही मरने वाला है। तलवार सम्राट की विरासत प्राप्त करके ही वह सफलता प्राप्त कर पाएगा, इसलिए वह इतना लापरवाह है। लॉन्ग जुएई ने कहा, चून की दिव्य तलवार महल के लोगों ने कोई कदम नहीं उठाया, इसलिए ऐसा लगता है कि वे इस बूढ़े आदमी के साथ मौत तक लड़ने की योजना नहीं बना रहे हैं। चेन जियांग ने अपने दांत भींच लिए। वह मू कियानजियांग को अपने साथ बाहर ले आया और उसने मू कियानजियांग से वादा भी किया कि वह उसे एक अच्छी तलवार देगा। यह महिला जो अभी अभी निषिद्ध क्षेत्र से बाहर निकली थी और अपने सबसे करीबी दोस्त को खो चुकी थी, बाहरी दुनिया के लिए असीम जिज्ञासा और लालसा से भरी हुई थी। म्यू कियानजियांग को इस शक्तिशाली दबाव ने जकड़ लिया था और वह हिलने में असमर्थ थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका स्वर्ग का गोला इतने शक्तिशाली व्यक्ति को किसी भी कीमत पर उसे छीनने की अनुमति देगा। चेन जियांग पहले ही आगे बढ़ चुका था। उसने पहले ही यह निर्णय ले लिया था कि वह मू कियानजियांग को तलवार दिव्य महल के हाथों में नहीं पड़ने देगा। हालांकि उसकी ताकत बेहद कमजोर थी, फिर भी उसे ऐसा करना पड़ा। बेटे, डरो मत, मैं उस जंगली लड़की को बाहर लाया हूँ। अगर कुछ हुआ तो मैं पीछे से तुम्हारा साथ दूंगा। चेन जियांग जो आगे बढ़ रहा था, अचानक उसके दिमाग में एक ध्वनि संचरण सुनाई दिया। ये वास्तव में बिखरा हुआ अमर दुआन मिंग था।